अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं MSA2। वेलकम टू MSA2 दिसंबर 2022 सेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस जी, जो लोग माशाल्लाह पास हुए BFD में या BMS में या दोनों में, तो माशाल्लाह इसकी वजह से आपका MSA2 अनलॉक हुआ। और इंशाल्लाह आज के सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। MSA2 क्या है, कैसे कवर करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं लोगों को, पासिंग परसेंटेज इसका क्या है, हमारा क्या रोल होगा, ये सारी की सारी बातें आज के एजेंडे में शामिल होंगी। तो पहले हम एजेंडा लिख लेते हैं। स्क्रीन पे आपको MSA2 का सिलेबस नजर आ रहा है, ठीक है जी। एंड सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। एक तो सिलेबस पे बात करेंगे कि ग्रिड वगैरह क्या कहती है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ MSA2, एक्चुअली वो सर इशू आ रहा है रिकॉर्डिंग में ना, तो वो रिकॉर्ड करना ही नहीं दे रहा किसी और को, तो इसीलिए मेरे मोबाइल पे भी इशू हो रहा था, तो मैं उसको इसी तरह ही चलना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट्स ऑफ MSA2, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या ये MSA2 प्रीवियसली किसी पेपर में था एंड इट्स लिंक विद प्रीवियस पेपर। क्या प्रीवियस में कोई ऐसे पेपर गुजरे, ये हमें देखना होगा। उसके बाद सर फुरकान का एरिया आ जाएगा, एरियाज ऑफ कंसर्न, ठीक है, या प्रॉब्लम एरियाज। फिर हम बात करेंगे स्टडी अप्रोच पे कि स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ICW कितना फॉलो करना है, ICAP कितना फॉलो करना है, और इसके अलावा कौन सी बुक्स फॉलो होंगी, कौन सी किट फॉलो होगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवर अप्रोच कि हम बीइंग एन ST एकेडमी फैकल्टी कैसे आपको हेल्प कर रहे होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर लूँ। देखें जी, MSA2 का एरिया मैं सऊद तारिक पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, मेरे साथ सर फुरकान पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू में दे देता हूँ। 2006 एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट किया। 2008 में मैंने अपना A लेवल्स कंप्लीट किया। उसके बाद 2010 में मैंने अपना ACCA कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं ऑडिट फ्रॉम KPMG में जो है एज ए ट्रेनिंग इंडक्ट हो गया, और मैंने ACCA के फॉर्म बाद ICAP में एग्जाम्पशंस क्लेम करके 4 मॉड्यूल के एग्जाम्पशंस क्लेम करके ICAP में एडमिशन ले ली। अच्छा, उसके बाद देन 2010 के बाद से लेके 2000 तकरीबन 14 तक मैं CA करता रहा। तो CA की मेरी क्वालिफिकेशन जो अटेम्प्ट थी, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट विंटर 14 थी, तो आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन विंटर 2014। अच्छा, उसके बाद जो है फिर मैंने 2018 में अपनी फर्म भी शुरू कर दी ST&Co के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो फर्म जो है वो मैं उसको रन कर रहा हूँ। टीचिंग से जो ताल्लुक है वो बहुत पुराना है जी। 2006 में ही मैंने जो है वो टीचिंग स्टार्ट कर दी थी O लेवल्स की। आई स्टार्टेड टीचिंग O लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज से मैंने स्टार्ट किया था, जो कि थ्योरेटिकल पेपर था, और उसके बाद फिर मैं अकाउंटिंग, मैथ्स, इकोनॉमिक्स टीचिंग करते करते 2014 तक मैंने ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 8 साल का अर्सा है, ये तकरीबन 8 से 9 साल का अर्सा है। 2006 के स्टार्ट में शुरू कर दिया था मैंने। तो इसमें मैंने A लेवल्स, O लेवल्स, ACCA, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई। देन 2014 वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जहाँ पे मैंने अगस्त 2014 क्वालिफाई होने से कुछ महीने पहले, जब मेरा एक पेपर रहता था, तो मैंने CA फाइनल का मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये अगर मैं CA की टीचिंग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग से लिखूं तो 2014 वाज द ईयर जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया CA फाइनल का मॉड्यूल F का मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाना। अच्छा, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर माना जाता था, मगर इस पेपर को पढ़ाने की बहुत बड़ी मोटिवेशन ये थी कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, कि मैं चाहता था कि यार स्टूडेंट पास हो तो वो ये ना बोले कि जी मैं पास हो गया। ठीक है, यही कुछ मोटिवेशन MSA2 पढ़ाने के लिए भी है कि स्टूडेंट पास हो तो वो ये ना बोले जी मैं पास हो गया, ज़्यादा चांसेस वो बोले जी मैं CA क्वालिफाई हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से लेके जब से ये मैक था 2018 तक ये मैक का पेपर जो है वो जारी रहा। उसके बाद ICAP ने ये पेपर जो है ख़त्म कर दिया और MSA2 का पेपर जो है वो ऐड किया। तो 2014 से लेके 2018 तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने जो है वो
सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क्वालिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत जो है वो हिस्सा डाल दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने 2015 में ही कैफ का पेपर कॉस्टिंग था, कैफ कॉस्टिंग वो पढ़ाना शुरू किया, लिमिटेड था, ये मैंने दिसंबर 15 से पढ़ाना शुरू किया था। BFD का एरिया पढ़ाना शुरू किया, लिमिटेड था, BFD का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पोर्शन होता था, ये मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ तक एक लिमिटेड सफर रहा, फिर एक बहुत ही बड़ा चेंज आया जब मैंने खुद से फिर अपना STA अकेडमी का सेटअप स्टार्ट किया। तो देन 2018 एंड 19 वाज द टर्निंग पॉइंट। तो देन आई स्टार्टेड अगेन, मैंने फिर वापस से जो है अपनी टीचिंग को रिवैम्प किया, क्योंकि जब CA फाइनल का मैथ खत्म हो गया तो वो मोटिवेशन ही नहीं मिलती थी कि आप किसी को पढ़ाएं और वो बोले CA क्वालिफाई हो जाए, और लिमिटेड चीजें मैं पढ़ा रहा था उससे पहले। तो मैंने फिर वापस से टीचिंग को रिवैम्प किया, कैफ का कॉस्टिंग कंप्लीट पढ़ाना शुरू किया। ये बात है तकरीबन 2019 की। फिर 2019 में ही मैंने CFAP 4 BFD कंप्लीट पढ़ाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली 2021 में MSA 2 पढ़ाना शुरू किया, थैंक्स टू सर फुरकान अहमद। सर फुरकान के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। 2021 हमारा जो बैच था, दिसंबर 21 का बैच हमारा पहला बैच था, यहाँ पे मैं तकरीबन 1/3 एरिया सर फुरकान के साथ शेयर करता हूँ। सर फुरकान की जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रिकॉग्नाइज हैं MSA 2 के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। फिर उसके बाद मैंने कैफ 6 एक थ्योरी का पेपर है, MFA थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल, न्यू पेपर आया, ये अभी अभी ICAP में स्टार्ट हुआ है। ये मैंने 2022 से पढ़ाना शुरू किया, ठीक है जी, इनफैक्ट अक्टूबर 2021 से फॉर 2022। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह CFAP 3 जो BMS का एरिया है वो भी जो है 2022 से मैंने भी पढ़ाना शुरू किया, 1/3 एरिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो क्या कहते हैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो देखा जाए तो आप अगर गौर करें, एक ब्लॉक बन रहा है, CFAP 4 BFD ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरे पास है, CFAP 3 BMS जिसको हम SPM कह गए, ठीक है जी, BMS नहीं कहना चाहिए, SPM कहना चाहिए, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट 1/3 पेपर 33%, 30% आप समझ लें मेरे पास है। और मजे की बात ये, यही दो वो पेपर हैं जो आपको कहाँ लेके जाते हैं, जो आपका MSA 2 अनलॉक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही जबरदस्त ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, और माशाल्लाह आई एम वेरी ग्लैड। आज मैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट, फरासत, फरहान, खिजर, जुनेद, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट माशाल्लाह वो हैं जो BFD में हमारे साथ थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर जैसे कहते हैं थ्रू, एंड आज वो MSA 2 में मौजूद हैं। तो ये एक अगेन MSA 2 पढ़ाने की एक बहुत बड़ी मोटिवेशन ये है कि अब मुझे वो जो फीलिंग आती थी ना पहले, क्या कहते हैं कि बच्चा पेपर पास करके ज़्यादा चांसेस होते थे कि वो कहता था कि जी मैं क्वालिफाई हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह MSA 2 पढ़ा के भी हमें ये फीलिंग आई। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 2021 तो हमारी पहली अटेम्प्ट थी, उसमें तो हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स थे, उसमें भी कुछ क्वालिफिकेशंस जो है हमारे पास थी, वो सर फुरकान आपको बताएंगे। जून 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे क्वालिफाइड, जो MSA 2 हमसे पढ़ रहे थे, रजिस्टर्ड पेड स्टूडेंट्स जून 2022 में, जो कि 282 चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हुए, तो ऑलमोस्ट 10% बनता है। मजीद MSA 1 और BFD के भी एक एक स्टूडेंट था, तो 30 का काउंट बना, उसमें से 28 MSA 2 था, तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक हाईली रिकॉग्नाइज्ड जिसे कहते हैं कि अचीवमेंट रही स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी। सर फुरकान को उसका बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया सर फुरकान पढ़ा रहे हैं। MSA 2 का भी मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास तकरीबन 33% एरिया है, बाकी रिमेनिंग एरिया जो है वो माशाल्लाह सर फुरकान करा रहे हैं। मैं अभी आपको इंग्रेडिएंट्स आएंगे तो मैं आपको बात भी करूँगा। और अच्छा, मज़े की बात ये, सोने पे सुहागा ये कि जून 22 हमारी सेकेंड अटेम्प्ट थी खाली, तो सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर ही इतना जिसे कहते हैं कि बेहतर रिजल्ट मिलना तो एक बहुत बड़ा बूस्टर है। और इसी वजह से हमने अब दिसंबर 22 के लिए एक नया काम शुरू किया, क्योंकि हम इसको मजीद इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इस बार हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, इस बार हम अपनी बुक भी देंगे, जो पेपर में ओपन बुक पॉलिसी के तहत आप लेके भी जाएंगे। BFD की बुक मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं माशाल्लाह, जो लोग हमसे नहीं भी पढ़ते वो BFD की बुक जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि BFD की एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव किताब हमारी बनी हुई है, तो वही तजुर्बा हमारा जो है वो काम आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है कि अब हम जो है वो MSA 2 की बुक के भी बहुत करीब है। मैं आपको उसका भी एक इंडेक्स जो है वो हमारा एक बहुत डिटेल सा इंडेक्स जो है वो मैंने स्क्रीन पर आपके सामने रखा है, ठीक है जी। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट हुआ है सर फुरकान का, एंड ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें मेरी BFD रिलेटेड भी इसमें आपको नजर आएंगी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिलेटेड भी नजर आएंगी, BFD की फॉर्मूला बुक भी नजर आएगी, एंड जिसे कहते हैं बुक अभी रेडी नहीं हुई है, बुक पे चूंकि काम चल रहा है, बुक अगस्त के एंड तक, अगस्त के मिड तक इंशाल्लाह आ जाएगी।
सही है। इंडेक्स वगैरह के तहत जो है वो आप देख सकते हैं कि इस पर काफी एक्सटेंसिव काम दरकार था। अल्लाह का शुक्र है कि 90% 95% काम हो गया, फिनिशिंग टच बाकी है और फिर इसके बाद प्रिंटिंग और पब्लिशिंग बाकी है। तो आई थिंक 15 अगस्त तक मैं उम्मीद करता हूँ सेफली प्रिंटिंग पब्लिशिंग वगैरह के बाद जो है वो हम इस पोजीशन में होंगे आपसे शेयर कर लें। अच्छा, तो MSc2 पढ़ाने के पीछे मोटिवेशन मैंने आपको बताई। अच्छा, MSc2 पढ़ाने के लिए मैं बहुत अरसे से सोच रहा था। दिसंबर 21 में हमने वाकई हिम्मत की, मगर दिसंबर 21 से पहले मेरी काफी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैक 2018 में खत्म हो गया था और बाकी पेपर मैंने 2019 में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो 20 और 21 में काफी मुझे होता था कि यार मुझे कुछ नया पढ़ाना चाहिए, कुछ नया पढ़ाना चाहिए। मगर ऑब्वियसली मैं अपने BFD के साथ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। BFD 100% पढ़ा हूँ, तो इसके साथ भी इंसाफ करना जरूरी है। काफी प्रैक्टिस वाला पेपर है, काफी इसमें एक्सटेंसिव एफर्ट हो रहा होता है। फिर मैं नीचे कॉस्टिंग ही पढ़ा रहा था और मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है कि जो भी चीज पढ़ाऊँ बहुत इंसाफ के साथ पढ़ाऊँ। तो लकीली थैंक्स टू वन ऑफ अवर म्यूचुअल, जिसे कहते हैं कि फ्रेंड, इनफैक्ट वो हमारे स्टूडेंट ही थे, उसामा थानवी। तो ही सेड, उसामा थे कि देयर इज वन पर्सन एंड गाय ही वांट्स टू, जिसे कहते हैं ना कि टीच MSc2। एंड मैंने कहा भाई मैं MSc2 मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास ऑब्वियसली टाइम नहीं पूरा पढ़ाने का, मैं नहीं इंसाफ कर सकता MSc2 के साथ यार, इसलिए मैं MSc2 लॉन्च नहीं करता। हालांकि BFD पढ़ा रहा हूँ तो मुझे MSc2 में काफी सारी चीजें वहां से आसान लगेंगी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप जो है ना वो आप बेफिक्र हैं, देयर इज वन पर्सन हु इज विलिंग टू शेयर मेजर कंटेंट ऑफ द कोर्स, एंड वो उन्होंने कहा जी मेरी पर्सनल गारंटी। और वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, उसामा थानवी मेरे अंडर काम भी कर चुके थे कुछ टाइम, मेरी फर्म के लिए एक आधा असाइनमेंट भी किया था, मैं उनको पर्सनली भी जानता था, स्टूडेंट भी रह चुके थे। तो मैंने कहा यार आप अगर बात करें तो बिल्कुल हम जो है मिल लेते हैं। तो देन आई मेट सर फुरकान एंड माशाल्लाह, जैसे कहते हैं 2 अटेम्प्ट का रिजल्ट जो है वो क्या कहते हैं हमारे सामने है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त चल रहा है। और इस बार हम अगेन इसको मजीद 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 इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड है। तो सर फुरकान हमारे साथ मौजूद है, अभी सर फुरकान का एरिया भी शुरू होगा। अच्छा, अब एक हम बात कर लेते हैं कि यार MSc2 का सिलेबस क्या कह रहा है। MSc2 का सिलेबस देखें, अगर हम गौर करें, टीचिंग आवर्स को तो छोड़ दें यार, ये टीचिंग आवर्स 110 130 से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं हमारे, थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम ये नहीं करते कि बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव हम BFD कितना 250 घंटे का कोर्स रेडी करें, ऐसा नहीं है कोई इरादा। मगर ऑब्वियसली एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि डिटेल लेवल पे, इतना कि यार आपको परेशानी ना हो, इतना कि आप जो है एग्जाम लेवल पे बैठो तो आपको चीजें थ्रू, और माशाल्लाह जो रिजल्ट है मैं कहूंगा कि वो हमारे सामने भी है, जिसकी वजह से बड़ा, जिसे कहते हैं, बेहतर रहा। तो वेटेज वाइज अगर आप देखें, पहला पेपर है, पहला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो एरिया है, अगर आप गौर करें, ये वो BMS आपका पहले होता था, जो कि अब SPM हो गया है, इवन तो बड़ा चेंज आया है। तो अब ये समझे BM वाला एरिया या BMS वाला एरिया, या आप इसको BM की जगह SPM वाला एरिया, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया, पेपर पास किया, उनके लिए ये बात हो रही है। ये वो एरिया 40 से 50% वेटेज है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रेड, सबसे हैवी ग्रेड, सबसे महंगी ग्रेड ये है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, इसके अंदर BFD का एरिया आएगा। ठीक है जी। अच्छा, BFD का एरिया कैसे टेस्ट करेगा, इस पे बात करेंगे। यहाँ एक अजीब ही, मैं कहूंगा ये एक वो है, क्या कहते हैं, बॉल गेम है। ठीक है जी, यहाँ पे एक डिफरेंट ही बॉल गेम है, एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जो है वो काम किया जा रहा है। और BFD किस तरह से पूछा जाता है, क्या पुराना BFD एग्जैक्ट काम आएगा या हमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, BFD के अलावा एक नया एरिया परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, जिन्होंने SPM पढ़ा है अभी रिसेंटली, क्योंकि SPM भी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो गया है, अभी इन्होंने SPM के अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, PM का एरिया ऐड किया। परफॉर्मेंस मेजरमेंट मींस PM का एरिया अलग से ग्रिड वाइज। अच्छा, ये एरिया पहले मौजूद नहीं था, चाहिए क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से किसी भी पेपर में। सही। अच्छा, मैं इस पे भी बात करूंगा। अनफॉर्चुनेटली जो लोग पास नहीं कर सके, अगर वो भी हमारा सेशन सुन रहे हैं, तो मैं आगे जाके इस पे भी बात करूंगा, एरियाज ऑफ कंसर्न पे। तो अनफॉर्चुनेटली जो लोग री अटेम्प्ट करें, तो ये नहीं समझेगा कि आपके लिए सेशन काम का नहीं है। और जो स्टडी अप्रोच बताई जाएगी खास तौर पे, इनफैक्ट इसमें स्टडी अप्रोच में दोनों लोगों को कैटर किया जाएगा। इसमें उन लोगों को भी कैटर किया जाएगा जो क्या कहते हैं हमसे क्लासेस लेंगे, और उन लोगों को भी कैटर किया जाएगा जो सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि जी हम खुद पढ़ लेंगे। क्लासेस का ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट होता है, मगर मैं आपको बाउंड नहीं करूंगा कि नहीं जी क्लासेस के बगैर पेपर नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी वाले हजरात जो री अटेम्प्ट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन जो है वो इंशाल्लाह इक्वली क्या कहते हैं एप्लीकेबल होगा, इक्वली रेलेवेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा, वापस आते हैं इस पे, क्या बात हो रही थी हमारी जी। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया अगेन एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि एक अहमियत का हामिल है। तो इस एरिया को भी हमें देखना होगा। ये एरिया BFD के अंदर मौजूद नहीं था, SPM के अंदर लिमिटेड मौजूद है। जिन्होंने SPM नहीं पढ़ा हुआ, यानी कि जो ओल्ड स्कीम से आए हुए हैं, यानी कि BMS या BM से आए हुए हैं, उनको यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखना होगा। परेशानी की बात नहीं है, एरिया हमारा है, मैं खुद कवर करा रहा हूँ इसको इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये एरिया भी जो है वो क्या कहते हैं हमारा एक बहुत अच्छी वेटेज रखता है 35 to 40, मगर ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे आता है इंपॉर्टेंस वाइज। जो थर्ड नंबर पे आता है टेक्स्ट प्लानिंग का एरिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे आप में से जो शायद C5 5 है मेरे ख्याल से टैक्सेशन,
वो उन्होंने अभी पढ़ना नहीं शुरू किया होगा, ठीक है, या नहीं देने का इरादा होगा और MSA2 दे रहे हैं, तो आप परेशान नहीं होइएगा। सर फुरकान ने एक बहुत डिटेल सा हमारा एक बुक में सेगमेंट रखा हुआ है टैक्स का। अगर आपको मैं इंडेक्स में दिखाऊं तो ये टैक्सेशन का पूरा एक सेक्शन है कि जो इंपॉर्टेंट एरिया सेक्शन है इनकम टैक्स के जो कि ज्यादा MSA2 के लिए रेलिवेंट है वो, इनकम टैक्स के अलावा सेल टैक्स के सेशन वो, और जो टैक्स से रिलेटेड पास पेपर आए हुए MSA2 के, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा एरिया हमारी किताब में ही मौजूद होगा, हमारे सेशन में भी कवर होगा और ये सर फुरकान कराएंगे। तो अगर खुदा ना खासा कोई ये समझ रहा है कि यार C55 मेरा पास नहीं है या C55 मेरा वीक है या C55 मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये एरिया भी इंशाल्लाह जो है वो हमारा सेशन में ही कवर हो रहा होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट COCG और एथिक्स का एरिया, जो कि अगेन एथिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल, तो वो एरिया भी जो है वो क्या कहते हैं हमारे 5 से 10 मार्क का है। तो अगर आप वेटेज देखें तो फर्स्ट ये बिल्कुल ग्रेड जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने ग्रेड बनाई है। अच्छा, अब सवाल कि जी वालेकुम सलाम कि मैं कौन सा एरिया पढ़ा रहा हूँ और सर फुरकान कौन सा एरिया पढ़ा रहे होंगे, तो ये वाला एरिया सर फुरकान पढ़ा रहे होंगे, ठीक है जी। ये वाला एरिया जो है सेकंड बी ग्रेड जो है मैं ऑब्वियसली मैं पढ़ा रहा हूँ, BFD परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एरिया। टैक्सेशन का एरिया भी सर फुरकान कराएंगे, सर टैक्सेशन का एरिया हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कहें नहीं यार टैक्सेशन तो चलो जी हमें जो है आप खुद कर लो, नहीं सेल्फ स्टडी पे नहीं होगा। और लास्ट वाला एरिया भी इंशाल्लाह सर फुरकान पढ़ा रहा है। तो अगर आप गौर करें 35 to 40 वेटेज इसकी बन रही है, पेपर में नॉर्मली 35 बन रहा है, तो 35 के करीब 33 बन जाता है 33 एग्जामिनर के सवाबदीद पे, तो 35 के करीब एरिया अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो मैं कवर करूंगा। बाकी एरिया जो है वो इंशाल्लाह 65% 70% के करीब एरिया, 60% के एरिया जो है वो सर फुरकान जो है कवर कर रहे होंगे। सवाल ये है कि क्या अब जो है बुक से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह आगे जाके और बात कर लूंगा, इनफैक्ट कुछ में कुछ बात हो गई है। सवाल ये है कि क्या ये MSA2 जिस तरह हमने देखा कि BFD और BM को अनलॉक करके आता है, तो क्या ये BFD और BMS या जिसको हम SPM बोलते हैं, ये है कि हम इन दोनों को ऐड करें तो MSA2 बनता है? ये पहला सवाल हमारे ज़हन में आता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। BFD प्लस BMS को अगर आप ऐड करें तो MSA2 का पेपर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखें, एक मैं आपको बात करना चाहूंगा इसमें, ये सिनेरियो बेस्ड पेपर है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे, चले मैं आपसे भी पूछता हूँ। मैं बिल्कुल बताऊंगा रीमा कि इसमें कितने स्टडी टैक्स रीड करनी है और क्या करना है, इस पर बिल्कुल बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कितने क्वेश्चन आते हैं, कुछ पता है आपको MSA2 के बारे में, क्योंकि ये भी मुझे बताना चाहिए। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, थोड़ा सा मुझे बताएं। आपने इसके बारे में क्या सुना है? हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर? अभी ने कहा 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कोई पार्टिसिपेट करें, देखें आपको पता है हमारा पार्टिसिपेशन। खिदर कह रहे 3 क्वेश्चन आते हैं, उमर अब्बासी 5 नहीं आते, चंदा 3 आते हैं, सही है। फहीम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इमरान सही है। और कितना टाइम है? 3 घंटे 45 मिनट, वेरी नाइस, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 hours 45 minutes का पेपर होता है, बिल्कुल सही है। रीडिंग टाइम के अंदर इसी अंदर शामिल होता है, ठीक है जी, ठीक है। खिदर बिल्कुल आगे गाइड करेंगे इस पर, सही है। और 3 घंटे 45 मिनट का मतलब है कि काफी जिसे कहते हैं कि टाइम मिलता है, मगर उसके बावजूद मैं आपसे बात करूंगा कि लोगों को ये टाइम कम लगता है। लोगों की कोशिश होती है कि यार 4 घंटे मिल जाए, 4.5 घंटे मिल जाए। खैर, तो ये बिल्कुल सही कहा जी। 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे 45 मिनट का पेपर होता है। 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल 50 मार्क का होता है और 2 सवाल 25-25 मार्क के होते हैं, 25 + 25, तो ये 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में बात करूं तो इसमें अगर आप ये समझ रहे हैं कि BFD और BMS है, नहीं, BFD से रिलेटेड पहले मैं बात करता हूं कि BFD की यहाँ पे एप्लीकेशन है। अच्छा, ये ना सिनेरियो बेस्ड पेपर है, बात यहाँ से शुरू हुई थी। सिनेरियो बेस्ड पेपर है, 6 पेजेस का एक सवाल नजर आएगा, 6 पेजेस का एक सवाल नजर आएगा। उस 6 पेजेस के सवाल को पढ़ के आपको जो है ना सवाल के जवाब निकालने होंगे। तो इसमें कुछ स्किल्स जिसपे सर फुरकान बात करेंगे कि डेटा माइनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, रिव्यू स्किल्स, रिपोर्टिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ये सारे के सारे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। कोई स्किल आपका वीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। हमारे सेशन इसीलिए प्लान हुए हुए हैं कि इनमें ये स्किल्स अगर आपके वीक है तो इन स्किल्स पे काम किया जाए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इन सारी चीजों पे जो है वो बात होगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। खैर, तो BFD से रिलेटेड अगर आप ये समझ रहे हैं कि खाली BFD का स्ट्रेट सवाल आएगा तो सवाल नहीं आएगा। एक सवाल आएगा, मैं आपको एक स्किम थ्रू भी करा देता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें, ये एक दिसंबर 21 का पेपर है, दिसंबर 2020 का पेपर है MSA2 का। तो अगर आप गौर करें कितने पेजेस हैं, कितने घंटे का है, 3 hours 30 minutes 15 minutes रीडिंग टाइम उसमें जो है इन्होंने चले ऐड कर दिया। 15 पेजेस का पेपर है ये,
अच्छा, इसकी अगर मैं रिक्वायरमेंट पढ़ाऊंगा आपको, रिक्वायरमेंट पढ़ाऊं तो एक ही सवाल के अंदर आपको, एक ही सवाल के अंदर इवेल्युएट एनपीवी, इवेल्युएट एनपीवी यानी कि बीएफडी का एरिया नजर आ रहा है आपको एक ही सवाल में। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलें आप, थोड़ा सा और आगे चलें आप, evaluate the proposed strategy of diversifying into online retail and recommend whether FT should go ahead with the investment. Propose strategy of diversifying into retail outlet, evaluate करना है strategy को। तो ये कौन सा एरिया लग रहा है, ये बीएमएस या एसपीएम का एरिया कह लें। मैं बीएमएस का नाम इसलिए ले रहा हूँ कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने बीएमएस पास किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स, ये कौन सा एरिया है जी, कैलकुलेट न्यू वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये बीएफडी का एरिया है, सही है ना। फेयर वैल्यू निकालनी है, शेयर्स की कैलकुलेशन आ गई। एक्सप्लेन हाउ बिग डेटा, ठीक है जी, बिग डेटा, ये बिग डेटा अगेन ये एक आपको बीएमएस में, अब ये बीएमएस में भी आ गया, एसपीएम के अंदर मौजूद है, पहले ये मौजूद नहीं था बीएमएस के अंदर। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एसपीएम का एरिया है, सही कहा आपने उमर। फिर आप एथिक्स पे आज देखें, आरिश के बारे में कहा जा रहा है, डिस्कस द एथिकल इशू ऑफ आरिश क्लोथ्स, एथिकल इंस्टेंस। अब ये एथिक्स का एरिया आ गया, यानी कि ग्रिड जो है ना वो डी आ गया, सही है। अच्छा, अब आप, मैं ग्रिड वाइज भी दिखाता हूँ आपको, ये ग्रिड बी है बीएफडी का एरिया, ये ग्रिड ए है, ये ग्रिड बी है बीएफडी का एरिया, ये ग्रिड ए है। अच्छा, अब आप और आगे चलें, एक ही सवाल के अंदर फिर आप एथिक्स का एरिया देख लें। एथिक्स कौन सा एरिया था, ग्रिड डी था, ठीक है जी, ग्रिड डी था। और फिर इसी के साथ उसने एथिक्स में बोला घोस्ट वर्कर्स इन पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी एथिक्स में आता है, ग्रिड डी। और सील टैक्स इंप्लीकेशन देखें 5 मार्क की आई हुई, ग्रिड सी। तो एक ही सवाल में अगर आप गौर करें आपको मुख्तलिफ चीजें देखने को मिलेंगी। परेशानी की बात नहीं है, सही है, परेशानी की बात नहीं है कि यार ये होगा कैसे, ये हो रहा है भाई, लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। आप भी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पास हो जाएंगे। मगर पहले दिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए कि एक ही सवाल के अंदर, जो कि इतना बड़ा सवाल है, एनेक्जर वाइज आपको डेटा सारा दिया हुआ है, ये सारी वर्किंग हमने की हुई है, ये सारे एनेक्जर्स आपके सामने मौजूद हैं। एक ही सवाल को पढ़ के, आर्टिकल्स को पढ़ के, डेटा को पढ़ के आपको इन सारे सवालात के जवाब देने होंगे। और ये ना एक्सपेक्ट करें कि एक ही तरह का सवाल होगा, नहीं, मुख्तलिफ तरह के सवाल होंगे और आपको सिनेरियो से करना होगा अप्लाई। अच्छा, कहाँ से ये इंस्पायर है ये पेपर, ये भी मैंने बात की थी आपसे, ये पेपर इंस्पायर हुआ है ICW से, ये बात करनी है, ठीक है जी। तो इंग्रेडिएंट्स में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बीएमएस का एरिया है, ये इसके अंदर बीएफडी का एरिया है, इसके अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया है। अच्छा, बीएफडी के अंदर कौन कौन सा एरिया काम का है मैं इस पर बात करूंगा, पूरा का पूरा बीएफडी का एरिया नजर नहीं आता हमें, कुछ टॉपिक ज्यादा नजर आते हैं, कुछ टॉपिक कम नजर आते हैं, तो मैं इस पर बात करता हूँ ताकि जिनका बीएफडी स्ट्रांग है तो उनको आइडिया हो जाए कि हाँ यार ठीक है, ये एरिया तो बहुत आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एरिया के बाद एथिक्स का एरिया है, COCG का एरिया है, और क्या नाम है आपका सेल टैक्स, इनकम टैक्स का एरिया है। तो ये सारे एरियाज हैं, ये सारे एरियाज है जो आपको MSc2 में एक साथ इकट्ठे अप्लाई करने होंगे। अच्छा, एरियाज ऑफ कंसर्न क्या होते हैं, इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है जी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं फ्रेमवर्क वगैरह, इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक डिफरेंट एरिया है, बिल्कुल एक जनरल अप्रोच है, एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा, MSc2 को लाने की एक वजह भी यही है कि MSc2 ये वो पेपर है जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे, प्रैक्टिकल सिनेरियो में डाल देगा, प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको डाल देगा और आपको कहा जाएगा ये प्रैक्टिकल सिनेरियो को आप देख के जो है वो करें। बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह भी आएगा, बिल्कुल आएगा, मगर इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं होती, जैसे रेशियो एनालिसिस होता है, सही है, कंप्लेन का एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया। तो ये सारे एरियाज भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आ रहे होंगे। बीएफडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो बीएफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया काम का है, वैक का एरिया काम का है, ठीक है। मगर जो क्रूशियल एरिया है ना आपका, जो बीएफडी के अंदर क्रूशियल एरिया है आपका, बिल्कुल केपीआई इवैल्यूएशन, बिल्कुल सही कहा आपने, जो क्रूशियल एरिया है इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है, ये आप चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा कहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस स्टार बनाएंगे, फेवरेट एरिया, इसके बगैर लगता है इस पेपर होता नहीं है। चाहिए वो एरिया जो बीएफडी में थोड़ा निगलेक्टेड था, अभी इस बार बीएफडी में भी जिन्होंने इस बार बीएफडी पास किया वो बात को सेकंड करेंगे कि इस बार सोर्स ऑफ फाइनेंस का सवाल आया था, जो कि बीएफडी में बहुत अरसे से नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अलाइन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता MSc2 से, तो इन टॉपिक पे भी वो फोकस कर रहा है। तो यहाँ भी क्रूशियल टॉपिक है वन ऑफ द, इस पे मैंने स्टार बना दिया। अच्छा, इसके अलावा और आगे चले आप, एपीवी का टॉपिक आ जाता है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक, फिर आप चले बिजनेस वैल्यूएशन, स्टार बहुत ही ज्यादा कुफी इम्कान होता है बिजनेस वैल्यूएशन के बगैर पेपर ना बने। MSc2 का बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा बिजनेस वैल्यूएशन पे, बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा उसके अलावा आप थोड़ा आगे चले, मर्जर एंड एक्विजिशन का एरिया, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर ये तो पूरा बीएफडी चला है, देखें हाँ बीएफडी है, कुछ लिमिटेड एरिया जो शायद नहीं होंगे। बीएफडी सॉरी क्या नाम है ये, क्या नाम है, फॉरेक्स का एरिया। अच्छा फॉरेक्स के अंदर ही बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, फॉरेक्स के अंदर ही माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, ठीक है, कि फॉरेक्स में भी मैम देखते हैं कि वो कभी मतलब टेक्निकल नहीं जा रहा, टेक्निकल नहीं जा रहा। अच्छा फिर उसके बाद और क्रूशियल एरिया पता है वर्किंग कैपिटल का एरिया। अच्छा वर्किंग कैपिटल जिन लोगों ने पहले बीएफडी पढ़ा हुआ है मुझसे, यानी कि पुरानी स्कीम में वो वर्किंग कैपिटल पढ़ चुके हैं, मगर जिन्होंने बीएफडी अभी रिसेंटली पास किया है, अभी जून 22 में, उन्होंने वर्किंग कैपिटल नहीं पढ़ा क्योंकि अभी ये कोर्स में नहीं रहा। तो इस वर्किंग कैपिटल के एरिया को हमें खास तौर पे देखना होगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी एमएसए2 के पेपर में आया है जून 2022 में, और कुछ स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी का सामना रहा है। तो इस एरिया को हम देखेंगे जो कि पुराने बीएफडी में था और नए बीएफडी गायब हो गया, तो हमें इसको देखना चाहिए। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ अदर एरियाज हैं जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, जैसा कि सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है जी, ये मैं सब एरियाज की बात कर रहा हूँ। लीजो बोरो, ठीक है जी, तो ये एरियाज भी आपको देखने को मिलेंगे, कम मिलेंगे मगर मिलेंगे। एसेट रिप्लेसमेंट, ये सब टॉपिक हालांकि देखा जाए तो बीएफडी में इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं हो रही करा रहा होता, मगर यहाँ पे छोटी छोटी सिनेरियो में पूछ रहा होता है। तो ये कुछ एरियाज आप हाईलाइट कर लें, नोट कर लें, जो पेपर में, जैसे मैं आपको वापस बता दूं यार, ये एरिया इसके बगैर पेपर में सवाल नहीं बनेगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस के बगैर अगर आप समझते हैं कि एमएसए2 का पेपर पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बिजनेस वैल्यूएशन के बगैर नहीं होगा। ये तो मतलब ये वो है कि ये होता है ना कि अगर आपके बीएफडी में ये टॉपिक वीक था ना, तो आप ये वापस पढ़ लें, आप समझ रहे हैं। खैर अच्छा जी, तो ये एरियाज में चाहूंगा आप नोट भी कर लें, ताकि ये कि एक आइडिया भी हो जाए। 1 मिनट के लिए नोट करें। सर फुरकान वेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें जो है वो थोड़ा सा स्पीडीली कर लेना चाहिए। एसेट रिप्लेसमेंट आया था बीएफडी में इस दफा, बिल्कुल आया था जी। वर्किंग कैपिटल पूरा कराएंगे लेक्चर में, बिल्कुल देखें, वो आप परेशान ना हो। ये जितना भी एरिया है ये मेरे ऊपर है, आप छोड़ देंगे इंशाल्लाह, जो आपका जो क्या कहते हैं चीजें हैं वो आपको एक अच्छे लेवल पे जो है वो कराई जाएंगी। अच्छा ये सारी बातें हो गई इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड, क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट पे सर फुरकान बात करेंगे। अच्छा एक बस मैं एक बात करके सर फुरकान को हैंड ओवर करता हूँ। बुक से मिल जाएगी, मगर ऑब्वियसली इसके लेक्चर लेने पड़ेंगे कुछ लिमिटेड लेवल पे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा स्पेसिफिक एरिया है। तो इसके मैं समझता हूँ कि आप बीएफडी एरिया के बहुत सारे लोग खुद ही रिवीजन कर लेते हैं बीएफडी के रजिस्टर से, जो कि बुरा नहीं है, मगर कुछ स्पेसिफिक जैसे वर्किंग कैपिटल हो गया या कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस हो गई जो आईसीडब्ल्यू लेवल की कराई जाती है, उस पर बात करेंगे। अच्छा हमारी अप्रोच क्या होगी, जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं वो भी सुन लें जरा। देखिए हमारी अप्रोच ये होगी कि सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, जो कि अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूं, बीएम और बीएफडी का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, ये पहली चीज है आपके पास, ठीक है। अच्छा बीएम से रिलेटेड अगेन सर फुरकान जो है वो आपको बुक की रीडिंग करना सिखाएंगे कि बुक की रीडिंग कैसे की जाती है। क्लास में काफी सारी रीडिंग होगी। आज बुक की रीडिंग से फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन की रीडिंग आसान हो जाएगी। अब आप खुद सोचो ना कि अगर 6 पेज का सवाल है और आपको रीडिंग करना ही नहीं आता, आपको याद होगा बीएफडी के अंदर भी मैं बड़ी बात करता हूँ कि रीडिंग कैसी होनी चाहिए, आपको याद है बीएफडी के अंदर भी हमारी ये बात हो रही है होती है कि यार जिसकी रीडिंग स्ट्रांग है ना, वो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी निकाल देगा। तो जिस तरह बीएफडी में रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, एमएसए2 में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रीडिंग करते कैसे हैं, सवाल की रीडिंग कैसे करनी है, बुक की रीडिंग कैसे करनी है, वो फुटनोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी की सारी बातें आपको पहले करनी होंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जब हम ये सारी होंगी, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन होते हैं आईसीडब्ल्यू की किताब के, क्योंकि आईके अपने स्टडी टेक्स्ट दिया नहीं, वो हम कर रहे होंगे। अच्छा इसके साथ साथ सर अपनी समरीज भी शेयर करेंगे। सर फुरकान ने अपनी बहुत ही डिटेल्ड समरी बनाई हुई है एसपीएम से रिलेटेड, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड, और मतलब ऐसा है कि आपको अगर किताब मतलब नहीं वो करनी तो आप कम से कम समरी पढ़ के, क्वेश्चन वाइज समरी भी है, मतलब सवाल आपको वापस से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समरी पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा कि सवाल में क्या था। एक दफा आपने सवाल जिंदगी में सॉल्व करना है, बाकी अपने समरीज को फोकस करना है। अच्छा फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको आना चाहिए लिमिटेड क्वेश्चन ऑफ आईसीडब्ल्यू। पूरा आईसीडब्ल्यू का किट काम का नहीं है, मगर लिमिटेड आईसीडब्ल्यू के किट के क्वेश्चन जो है वो हम फॉलो करेंगे, और उसके बाद फिर आपका एमएसए2 के पास पेपर्स पे हमारा फोकस होगा। ये एक अप्रोच है। अगर कोई बंदा खुद से करना चाहता है तो उसको भी, अच्छा लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, वो डायरेक्ट ये 2 चीजें उठा लेते हैं। कभी कभार आप सीनियर से डिस्कस करेंगे, वो कहेंगे यार डायरेक्ट बस आप ये 2 चीजें उठा लो, पेपर निकल जाएगा। बीएफडी बीएम एक दफा बस सरसरी से गुजार लेना। अब उसमें क्या होता है कि जब आप ये सॉल्व करने बैठते हो, आईसीडब्ल्यू तो आपसे होता ही नहीं है सॉल्व, ठीक है, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड नहीं होता। तो बैकग्राउंड नहीं होगा तो आप डायरेक्ट आईसीडब्ल्यू करोगे ना, तो वहां पे आप हो जाओगे कोलैप्स,
आपको लगेगा यार ICW तो इतना डिफिकल्ट है, ठीक है, कि ये तो आप इसको छोड़ दोगे। फिर आप आओगे MSA2 पे। अच्छा, MSA2 में मसला क्या है, MSA2 के पास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आई भी नहीं है, जो ICW में आई हुई है मगर ICAP में नहीं आएंगी। ICAP में नहीं है, जैसे फॉरेक्स का एरिया है, ये ICW में बहुत आया हुआ है, बहुत आया हुआ है, मगर ICAP में बहुत ज्यादा खुल के नहीं आया। तो ICW करने से फायदा क्या होता है, क्योंकि ICAP के भी ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुल, मतलब जैसे कहते हैं स्ट्रेट नहीं कह सकता, मगर बहुत सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे MSAT में जो ICW किट में ऐसे आपने देखे हुए। तो ICAP भी ICW को फॉलो कर रहा है, तो हम क्यों नहीं ICW को फॉलो करें यार? अगर एग्जामिनर हमारा ICW को फॉलो कर रहा है पेपर के लिए, पेपर ट्रेंड के लिए, सही है, तो व्हाई नॉट वी शुड फॉलो ICW। तो होता क्या है कि फिर वहां पे तैयारी इतनी अच्छी नहीं रहती, फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी अटेम्प्ट जो है वो आगे बढ़ रही होती है। तो जो भी है आप पहले अपने कॉन्सेप्ट पक्के करें, ठीक है, उसके बाद कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसी किताब में से, कॉन्सेप्ट पक्के करने के बाद, ताकि आपको फ्लेवर मिल जाए। उसके बाद आप ICW किट और MSA करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, आज हमने कुछ, आप लोग एंड तक सेशन में रहिएगा, हमने कुछ 2 स्टूडेंट भी बुलाए जो क्वालिफाई करे हैं, जिन्होंने इस बार हमसे पढ़ के MSA2, तो वो भी आपको गाइड कर देंगे कि कैसे MSA2 को लेना चाहिए। कोई बंदा, अगेन हमारी अप्रोच ये नहीं है कि यार अगर कोई हमसे क्लास ले रहा है तो ही हम उसकी हेल्प करें, तो नहीं भी ले रहा है वो भी जो है वो क्या कहते हैं इस सेशन से और उनके फीडबैक से और उनकी अप्रोच से, जिन्होंने जो है वो क्या कहते हैं अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया MSA2 पास करके, उनसे फायदा उठा सकते हैं। तो वो भी एजेंडे में शामिल है, मेरे ख्याल से मैं एजेंडे में ऐड करना मुझसे रह गया था। तो मेरे ख्याल से काफी सारी बातें मैंने कर ली हैं। एक बात बस मैं और मेरे ख्याल से यार कर दूं टाइम यार, क्योंकि हमें उसको ख्याल भी करना है। आई थिंक मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गया हूँ अभी तक। ये बुक का इंडेक्स आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये अगेन मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो सवाल आया था कि बुक कंप्लीट होगी, तो मैं वापस एड्रेस कर रहा हूँ जवाब को कि बिल्कुल जी बुक इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, सिलेबस से लेके। और जो ग्रेड ए है हमारी, ग्रेड ए का जितना भी एरिया आप देखें, ग्रेड वाइज भी मार्किंग हुई है। फिर ग्रेड बी का एरिया, फिर आप देखें ग्रेड सी का एरिया, और इनफैक्ट ग्रेड डी के एरिया के बाद फिर ICW के पास से, ICW के ICAP के पास से, फिर कुछ कंक्लूजन, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग में बड़ा बेहतरीन सा सेगमेंट तैयार किया हुआ सर फुरकान ने, उस पर बात करेंगे। अच्छा, सर फुरकान के बारे में मैं ये कहूँगा, सर फुरकान चार्टर्ड अकाउंटेंट है माशाल्लाह, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि पूरा MSA2 पढ़ाना, क्योंकि इसकी रिसर्च, इसकी सब चीज़ें ऑब्वियसली वो मैं समझता हूँ कि एक बंदे के बस की बात नहीं थी। तो थैंक्स टू सर फुरकान। सर आप हमारे साथ मौजूद हैं, सर प्लीज ओवर टू यू, सर कंटिन्यू करें। और मेरे ख्याल से हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी आज कनेक्ट होने के आखिर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, तो वो भी अच्छा, थोड़ी सी अपडेट है माशाल्लाह से, 2 स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था वो ऑलरेडी अभी पार्ट है हमारे सेशन का। तलहा ने ज्वाइन कर लिया। तलहा इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अपना सेशन थोड़ा सा उसको वो स्टार्ट कर लूं, फिर इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करवाते हैं। अच्छा, बड़े 2, ठीक है सर, अपना इंट्रोडक्शन कर दें थोड़ा सा, सॉरी सर, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और फिर जो एजेंडा आपने रेडी किया है सर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ, फिर उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी, थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने जब ये पेपर, यानी कि मैंने वीडियो जिन्होंने देखी होगी उसमें ये चीज़ नोटिस की होगी, मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं एक ओल्ड स्कीम से रिलेटेड स्टूडेंट था। अच्छा, वो पेपर एक था सर, आपको याद होगा, मैथ का एक पेपर था जिसकी वजह से एग्जिट मिल जाता था इस पेपर से। बिल्कुल, तो मैं उसका टीचर था भाई। हाँ। मैंने बहुत लोगों को MSAT से बचाया है आखिरी टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह। बचाया, मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने आपका सेशन ज्वाइन नहीं किया और मैं रह गया उसमें। आखिरी सेशन में मैं यकीन करें 80-85% बच्चा पास हुआ माशाल्लाह हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और मेरा तो ख्वाब ही यही था, मैंने कहा यार मैं कुछ पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, आखिरी में मैं मैथ पढ़ाऊंगा और हम दिन रात एक करेंगे समर 18 में। क्योंकि MSAT से इतना डर लगता था मुझे भी कि बीइंग अ टीचर, मैंने कहा ये बच्चों का क्या होगा, ना पास पेपर है, ना टीचर अवेलेबल है, ना किताब अवेलेबल है। ICAP ने बोला ICW फॉलो कर लो, तो बच्चा इतना परेशान था, हुआ बना था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है मालिक का कि बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट वो फेसबुक पे किसी ने कमेंट भी किया था कि मेरा MSAT बच गया आपकी वजह से। खैर, तो बिल्कुल, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है। अल्लाह ताला भी ये एक तरह से पॉजिटिविटी है जो मैं आपको अपनी एक छूट कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ा बेस्ट प्लान किया हुआ होता है। तो उस जमाने में जब मैं मैथ का पेपर क्या कहते हैं रह गया था, तो मैं अपने आप को यही पूछ रहा था कि यार ये कौन सा पेपर है जो मेरे गले पड़ गया। बहरहाल वो सब भुला के फिर मैंने इस पेपर पे उस जमाने में भी थोड़ी सी रिसर्च की यार ये है क्या, और मुझे ना शुरू में ही आइडिया हो गया था कि ये नॉर्मल मतलब उस तरह का पेपर है ही नहीं जो हम नॉर्मली अभी तक CA की पूरी लाइफ में पेपर देते आ रहे हैं, उस तरह का है ही नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है।
बहरहाल ये अंदाजा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह पास करके अब 1 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और जैसे कि सर ने कहा कि 28 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जून 22 के अटेम्प्ट में और दिसंबर 22 में उससे 21 में सॉरी उससे भी लिमिटेड नंबर था, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 12-13 का नंबर था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 12 to 13 का नंबर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इंक्रीज ही हुआ है। आज के सेशन की मैं थोड़ा सा क्या कवर करवा रहा हूँ अभी। बेसिकली आज आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, जो लोग जिन लोगों ने सर थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है, चेक कर ले अपना नेट 1 मिनट के लिए, हुआ पॉसिबल है? तो आप लोग जी 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 अब सही है सर? जी, अब बेहतर है। जी जी अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ इसलिए रहना है कि पूरे पेपर को समझने के लिए कि खास तौर पे कि यार ये क्यों मेरा पेपर नहीं निकला, और खास तौर पे जो जो लोग नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये समरी आपके सामने जल्दी से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, बीच में मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 20 to 30 मिनट्स बाद ना हमारे साथ जो स्टूडेंट है वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, वो आपको बताएंगे बेसिकली कि की पॉइंट्स क्या थे कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पास किया पेपर ना। तो बहरहाल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि माइंडसेट क्या है। इस पेपर के पीछे पूरा का पूरा एक माइंडसेट है, और मैं आपको एक पूरी कहानी बताऊंगा, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी, जिससे आपको पूरी बेसिस समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम की वीकनेसेस के बाद ऊपर बात करेंगे। मजे की बात यह है कि मैं ICW की बुक का फैन हो गया। उसने रिसर्च वर्क किया हुआ है यार, रिसर्च वर्क किया हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर, डाटा एनालिटिक्स किया हुआ है कि पेपर क्यों पास नहीं हो रहा है स्टूडेंट का इसमें। तो वो रिसर्च वर्क आपके सामने इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट नंबर जो 4 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा ये पॉइंट नंबर 4 ये पहले मेरे ध्यान में था कि इसको मैं पहले लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में आपको अंदाजा हो जाएगा कि 4 पे क्यों रखा, 1 पे क्यों नहीं रखा। उसके बाद आपको ये समझना है कि यार कौन सी स्किल्स हैं, बेसिकली कौन सा स्किल सेट है जो कि इस पेपर को पास करने के लिए चाहिए। टेक्निकल नॉलेज इज समथिंग एल्स, और मैं आपको पूरा एक पैरामीटर दिखाऊंगा कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और यहाँ पे हम जो स्किल्स हमें चाहिए होंगे, जो सर साउथ ने आपको एक आइडिया ग्लांस दे भी दिया, उसके ऊपर डिटेल में बात होगी। इसके बाद हमारी अप्रोच क्या है, हम उस स्किल पे किस तरह आपके साथ मदद करेंगे, क्या हेल्प करेंगे। जैसे कि सर साउथ ने भी कहा भी कि बेसिकली सेल्फ स्टडी के लिए भी हम ये सेशन कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी किस तरह हेल्प करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी इस स्किल को डेवलप करने में। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया सर, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि बड़ी इसमें क्या कहते हैं कंफ्यूजन है, आपको याद होगा एक डॉक्यूमेंट में शेयर करता हूँ सर जो लोग हमारे साथ पढ़े थे वो, और सर आपको वो याद होगा कि एक डॉक्यूमेंट में शेयर किया करता हूँ, पूरी समरी होती है पूरी जी यानी कि बुक की है जो खासतौर पे PMC से रिलेटेड। उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ नहीं पढ़ा था, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि यार ये बहुत छोटी सी समरीज है, तो शायद इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो उस पर भी हम कंफ्यूजन खत्म करेंगे कि भाई इस बुक का बेसिकली रोल क्या हमारे सेशन बिल्कुल में, बिल्कुल। इस बुक का क्या रोल है, ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ये अभी सिर्फ अपने माइंड में बिठा लें कि ये अल्टरनेटिव नहीं है SBM का। ICW की जो SBM की बुक है उसका अल्टरनेटिव नहीं है, हम अपने सेशंस में भी उसको रेफर कर रहे होंगे। इस बुक का बिल्कुल टोटली डिफरेंट रोल है, और वो आपके सामने लेके आया जाएगा कि वो क्या है, उसके पीछे पूरा माइंड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे कि बात की क्या स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, इस पेपर को एकदम क्यों आ गया, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और ये पेपर एकदम आ गया और बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन गया कि भाई इसके बाद जैसे कि सर ने कहा कि यार इसके बाद तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट पेपर है ना। आप देखें ना, एक सीढ़ी बची है और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, वो बड़ा एक्सटेंसिव, मतलब इससे पहले कभी भी इस तरह का पेपर हमने दिया ही नहीं। वो एकदम आईकॉक को ऐसी क्या सूझी कि वो आज से 2-3 साल पहले जो है ना वो 2 पेपर लिया मल्टी सब्जेक्ट या मल्टी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मैनेजमेंट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के नाम से। वो क्या स्टोरी थी, तो बेसिकली मैं आपके सामने एक स्टोरी लाता हूँ। जल्दी से मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये हमारी बुक का पार्ट है ऑलरेडी, तो उसमें से कुछ हिस्से हैं जो आज डिस्कस किए जाएंगे। स्टोरी ये है कि भाई मेरे पास एक बेसिकली मेरा क्लाइंट आता है और बोलता है कि यार यूके में ना मुझे कंपनी बेसिकली एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो खोलनी है। वो मेरे पास आ गया। अच्छा, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको जो है ना नंबर्स पे काम करके दे दिया। मैंने उसको बोला यार ये आपकी एनपीवी होगी, आपके नंबर्स आपने मुझे दिए जो दिए उसका ये एस्टिमेट है, ये आपकी एनपीवी है, या इस तरह की सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर आप लेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट होगा, और तब नंबर क्रंचिंग मैंने कर दी पूरी ना। अच्छा, मैंने जब वो रिपोर्ट उसके पास लेके गया ना, तो वो यकीन करें क्लाइंट का आखिरी दिन था मेरे पास और वो चला गया मेरे पास से। बोले इसको तो आता ही नहीं है। अच्छा, क्या वजह थी? अच्छा, ये यूके का मैंने खासतौर पे नाम लिया, ये इसकी भी वजह है, मैं बताता हूँ। वजह क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्लाइंट मेरे पास चला गया। क्यों चला गया? उसने बोला यार इसको तो पता ही नहीं है स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट होती क्या है, उसको पता ही नहीं है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये तो मेरे पास सिर्फ नंबर। अच्छा, मैं
इस बात से मैं आपको ये बता दूं, मैं कहीं भी सर साउथ ने जैसे कहा, ये कहीं भी नहीं कहा जा रहा कि बीएफडी के एरिया जो है ना बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है या बहुत उसकी वेटेज कम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि उस बीएफडी के एरिया को, उसके जो नंबर है वो बाकायदा बातें करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। मुझे यहाँ पे ये भी बताना है कि यार आप जब यूके में फैक्ट्री लगाओगे तो वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से हैं, वहाँ पे सोशल फैक्टर कौन से हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे कौन से ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे वहाँ की जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसी है वो कौन सी मुझे चाहिए होगी, वहाँ पे किस किस्म की लेबर अवेलेबल है। तो पेस्टल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, बहुत सारे टूल्स हैं जिसको बाकायदा बीएफडी के नंबर्स के साथ मिलके जब मैं बात करूंगा तो वो कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी में अपने क्लाइंट को दे सकूंगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना काफी अरसे से कर रहे थे और बाहर तो काफी टाइम से चल रहा था, पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं था। पाकिस्तान में अब ये जो है ना इसका ट्रेंड चलना शुरू हुआ है। तो ये थी बिजनेस कंसल्टेंसी। अच्छा, यूके में मैं एज अ पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा था। तो मजे की मैं आपको बात बताऊं कि उसने कहा कि यार ठीक है, आप ये सब सर्विसेज दे रहे हो, आप मुझे एक बात बताओ, आप पाकिस्तानी, आपके पास ये सब्जेक्ट अवेलेबल भी है कि नहीं, आपने ये पढ़ा है अपने अकेडमी में? तो ये पूरी कहानी थी कि भाई बिजनेस कंसल्टेंसी का कोई सब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं था। तो ये टोटली डिफरेंट स्किल सेट है जो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो यार ये छोटी सी समरी मैंने आपके सामने लेके आ गया हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट नॉलेज। यहाँ पे मुझे क्या है, ये पूरे ये जो 3-4 लाइनें हैं इसमें तकरीबन 10 चैप्टर्स हिडन है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, ये सारा हम डिस्कस कर रहे होंगे। और जैसे कि सर ने आपको पूरा बता दिया बीएफडी का एरिया, और फिर एथिक्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे, फिर टैक्सेशन। तो ये इसकी बेसिक सी नॉलेज थी। अब हम अपने सेकंड स्टेप पे जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि यार अब करना क्या है। ये पेपर आ गया हमारे पास, ठीक है, अब करना क्या है। अब सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या आती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आईसीडब्ल्यू ने रिसर्च वर्क किया। ये पहले मुझे डिस्कस करना था पैरामिड, ये थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। इसके बाद जब मैं वो स्किल्स वाला पार्ट आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम उस पर आते हैं कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, बेसिकली क्या गलतियां कर रहे होते हैं। ये कुछ वीकनेसेस हैं जो डिटेल में इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में डिस्कस होंगी, लेकिन आपको 2-3 पॉइंट्स आपके सामने लेके आ जाता हूँ। Restating facts or numbers without applying them to the context of the question। भाई हमने ये तो बता दिया कि मार्केट शेयर डिक्लाइन कर दिया, वो तो सवाल में भी दिया गया था ना। आपने क्या नया था, आपको बताना था कि मार्केट शेयर क्यों डिक्लाइन किया। भाई इसलिए डिक्लाइन किया क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर मार्केट में नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहे थे, जबकि मैं प्रोडक्ट इनोवेशन पे काम ही नहीं कर रहा था। ये एक लाइन थी जो मुझे लिखनी थी, असल नंबर इसी के थे। और मैं क्या लिख के आ गया, मैं सिर्फ ये लिख के आ गया, वही फैक्ट्स मैंने रीस्टेट कर दिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आईसीडब्ल्यू का रिसर्च वर्क है जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं बेसिकली गलतियां। इसके बाद एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फेलिंग टू एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन डेटा बाय आइडेंटिफाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। भाई मैंने ये तो बता दिया, अच्छा एक और चीज मैं एक छोटा सा सिनेरियो बता दूं, फिर इंशाल्लाह इसको फर्स्ट क्लास में। एनपीवी आपके पास आ गया। अब मजे की बात यहाँ पे पेपर में ये होती है कि बीएफडी में तो हमें पूरा एनपीवी बनाना पड़ता है, एनपीवी पूरा डेवलप करके। वहां पे तो एनपीवी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, उसने एनपीवी पूरा करके दे दिया। अब हमारे पास नंबर्स आ गए, हमें पता चला कि यार दूसरे साल में हमें नजर आ गया कि उसने 10% से सेल्स ग्रो करके दिखाई दी है, ठीक है। अच्छा, कहीं छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसने। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एग्जांपल ये होगी, आपको कहीं से डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि ये इंडस्ट्री तो मैच्योरिटी स्टेज पर है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का टूल है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का टूल है जो मुझे यहाँ पे यूज करना था। ये मुझे कहीं से पता चल रहा होगा, वो मैच्योरिटी स्टेज पर है। तो भाई पहला क्वेश्चन ही मुझे यहाँ पे रेस करना है कि आप 10% से सेल ग्रो करके कैसे दिखा रहे हो, जबकि एक्सपेक्टेड तो डिक्लाइन नजर आ रहा है सेल्स में, क्योंकि इंडस्ट्री तो मैच्योरिटी स्टेज पर है। तो भाई ये इस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे होंगे, और वो हम किस तरीके से आपके डेवलप करवाएंगे स्किल्स, वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन वो जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई लॉजिकल सॉल्यूशन क्या है, वीकनेसेस को कैटर करने का तरीका क्या है। वो उसने आईसीडब्ल्यू ने पूरी एक रिसर्च अप्रोच बता दी है कि भाई आप सबसे पहले ये पूछो कि क्या है। हमने बता दिया रेवेन्यू फॉर एग्जांपल 21% इंक्रीज। उसके बाद आप ये बताओ कि कैसे 21% इंक्रीज कैसे, फिर मुझे कैसे पे जाना है, कैसे इस तरीके से कि यार 10% मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और तकरीबन 8 से 9% जो है मेरी प्राइस इंक्रीज हुई है। अच्छा, मजे की बात ये व्हाट और हाउ तो अक्सर बताया गया होता है, क्वेश्चन में ही बताया होता है, और आईसीडब्ल्यू में तो 100% ये जो आपको पूछ के क्वेश्चन मिलेंगे वो पता बिल्कुल पता होता है। आईकैप में कभी कभार हाउ भी हमें बताना पड़ता है, ठीक है। वाई सबसे मुश्किल है, वाई की मैंने आपको जैसे अभी बताई कि भाई इसलिए कि मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सही से काम ही नहीं किया, मेरी प्रोडक्ट तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे थी, मुझे तो अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट इंक्लूड करने चाहिए थे जो कि मैंने नहीं किए।
तो इस तरह की बातें करनी। वैन कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैन इसलिए कि एनपीवी की अगर मैं वाली एग्जांपल लूं, उसमें एनपीवी में फॉर एग्जांपल 10% से सेल्स डिक्लाइन करी है, तो आप मुझे बीएफडी से रिलेट करके उसको ये बताना है, ओ सॉरी बीएम से, कि 10% से सेल्स डिक्लाइन करी है, लेकिन ये हुई कब थी? वो बोलता है कि यार साल के बीच में आके होगी, यानी कि 6 महीने बाद। तो इसका मतलब ये हो गया। ये स्क्रीन आई थिंक सर एक मिनट आप वापस चेक करें। हाँ, और थोड़ा साइज बढ़ा दें डॉक्यूमेंट का ना, डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ा दें जी, सॉरी वो थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा अब बस सही। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ। तो अब बेसिकली मैं बताना है कि यार आप जो सेल्स डिक्लाइन करके बता रहे हो, आप तो पूरे साल की डिक्लाइन करके बता दी, जबकि एक्सपेक्टेड तो 6 महीने की थी। तो ये कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सो व्हाट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे। बाकी बाकायदा बात होती है कि यार हमें बेसिकली स्मार्टली प्ले करके किस तरह कंक्लूजन की हेडिंग को यूज किया करना है, और ये इस पे बात हम डिटेल में करेंगे। ये एक अप्रोच हो गई। अच्छा, एक चीज अब मुझे अब आपसे ना एक पार्टिसिपेशन चाहिए। जल्दी से ये वीकनेसेस भी देख ली हमने, ये भी। अब मुझे एक बात बताएं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है? मैं आपको आपके सामने एक चीज इन्फर करके लेके आऊंगा और आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको स्किल कौन सी लग रही है? कि क्या चाहिए? हमें राइटिंग स्किल चाहिए, हमें बीएफडी की टेक्निकल नॉलेज चाहिए, हमें बीएम की टेक्निकल नॉलेज चाहिए? आपको क्या लग रहा है? जल्दी से मुझे जरा पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि पेपर के लिए वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जल्दी से आप मुझे बता दें कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिनेरियो एक मिनट हैंडलिंग वेट कर लेता हूँ। मेरे पास आंसर आ रहे हैं एक्चुअली, कुछ आपके पास आ रहे होंगे, कुछ मेरे पास आ रहे हैं। ड्राफ्टिंग स्किल्स, कुछ कह रहे हैं एनालिटिकल अप्रोच, कुछ कह रहे हैं रिटन स्किल्स। ठीक है जी। अच्छा, और अच्छा ठीक है, ठीक है जी, एनालिटिकल एंड डेटा माइनिंग। अच्छा, बिल्कुल रीडिंग हमजा एंड बोल राइटिंग रहे हैं स्किल्स, बीएमएस। अच्छा क्रिटिकल यार, थिंकिंग। ये जिसने रीडिंग, ठीक है, जबरदस्त। लग भी चाहिए अच्छा, होता है, मैं ये बात मजे भी की बात सही आपको बता दूं। ठीक है हाँ, लग जी। भी चाहिए होता है, लग तो चाहिए होता है। ठीक है। हाँ अच्छा अब मजे की बात बताते हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। एक चीज है ना जो सबने इग्नोर कर दी, सबने इग्नोर कर दी, और मेरे पास स्टूडेंट्स ये लेके आ रहे होते हैं कि यार बड़ा बोरिंग है, तो वो मैं इस पर अभी डायरेक्टली टारगेट करता हूँ। सबने बोला रीडिंग स्किल्स। ये मुदस्सिर आपने राइटिंग स्किल्स बोला है, और कुछ लोगों ने बोला रीडिंग स्किल्स। जिसने रीडिंग स्किल्स बोला है ना, अगर वो मेरी सोच के साथ लिंक्ड है ना, तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। भाई आप मुझे एक बात बताएं, पेपर आपके पास आ गया, आपके सामने पेपर, यार बीएमएस की बात तो बाद में आएगी, बीएफडी की बात तो बाद में आएगी, रिक्वायरमेंट को समझने की बात तो बाद में आएगी, राइटिंग स्किल तो बहुत बाद में आएगी। सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी? भाई रीडिंग, स्किमिंग। अगर आपको स्किमिंग करना नहीं आती, अगर आपको रीडिंग करना नहीं आती, आपके पास डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स नहीं है, तो यकीन करें आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे, अब मैं वो बात कह देता हूँ एंड में, क्योंकि मैं कहता हूँ तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो नेगेटिविटी होती है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल कह देता हूँ और ब्लंटली कह देता हूँ कि भाई अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे पढ़ने में मुश्किल होती है, तो यकीन करें आपको पेपर में भी फिर पढ़ने में मुश्किल होगी। आपको तो यहाँ पे आदत ही ये डालनी है, आदत ही ये डालनी है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है। हम वो किस तरीके से आपकी डेवलप करवा रहे होंगे तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अब जल्दी से पैरामिड पे आ जाते हैं। और खास बात ये होती है, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि यार उसमें जो सबसे नीचे जो चीज होती है ना, वो होती हिडन है, लेकिन वही सब बेस बनाती है। बात समझ में आ रही है? पैरामिड की जो फिगर होती है, इसीलिए मैं आपके सामने वो लेके आया हूँ। तो जल्दी से मैं पैरामिड बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने जो बात आपको यहाँ पे जिक्र की है, माइंडसेट। हमें पूरा का पूरा वो बीएमएस, वो जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट क्रिएट करना है, इसके बगैर पेपर पास करना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद जो सबसे जबरदस्त चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अभी सफान इंशाल्लाह में ज्वाइन करेंगे, वो एंड तक मुझे कह रहे थे कि यार मेरे जहन में आइडियाज ही नहीं आ रहे। जब तक मैं पढ़ता नहीं हूँ ना, मेरे पास आइडियाज ही नहीं आ रहे, आइडियाज ही नहीं आ रहे। और यकीन करें, मैं उनको अभी वो कम्युनिकेशन करेंगे भी, मैं उनको एंड तक कह रहा था कि भाई आपके जहन में आइडियाज आखिरी दिन में भी नहीं आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब आप पेपर में बैठेंगे ना, आपके पास आइडियाज जबरदस्त तरीके से जनरेट होंगे। और वो क्यों, वो वजह खुद भी बताएंगे और मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि रेलेवेंट आइडियाज का आना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है कि भाई स्किमिंग, डेटा एनालिटिक्स, सही है। और चौथे नंबर पर डेटा एनालिटिक्स। और फिर पांचवें नंबर पर जब आते हैं तो आप ये देखें कि बेस कहाँ से बन रही है। बेस सबसे पहले बन रही है स्किमिंग, माइंडसेट, रेलेवेंट आइडिया। ये सब आपने कर लिया तो फिर आप टेक्निकल नॉलेज को एज अ टूल यूज करेंगे। ये बात समझने की है कि असल स्किल सेट तो ये चार हैं जो कि यहाँ पे डेवलप करनी है। ये जो बीएमएस का एरिया है, टूल्स हैं जिनको हमें यूटिलाइज करना है। समझ में आ रही है बात आपके? सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। देखें, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं। जैसे देखें बीएफडी, मैं एक बात ऐड मैंने भूल गया था, मेरे ख्याल से वो मुझे कह लेनी चाहिए थी। देखें हर पेपर का एक मिजाज होता है।
BFD का अपना एक मिजाज है, बिल्कुल बिल्कुल BMS का अपना एक मिजाज है, FFR का अपना एक मिजाज है। जैसे आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि सर आप जो है ना हमें FFR बोर्ड में पढ़ा है, व्हाइट बोर्ड में, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, और BFD आप जो है ना स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और हमें तो समझ ही नहीं आएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जब BFD में नया बच्चा आता है ना, तो सवाल करता है कि सर हम कैसे करेंगे। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि यार हर पेपर का ना एक मिजाज है, BFD का एक बिल्कुल मिजाज डिफरेंट है, तो वहाँ पे ना रीडिंग स्किल्स और ये वो तो हम स्क्रीन पे अल्लाह का शुक्र है पढ़ाते हैं, और आप देखते हैं मेजोरिटी टीचर स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, क्योंकि वो उसका मिजाज FFR से डिफरेंट है। ऑडिट का एक डिफरेंट मिजाज है, टैक्सेशन का अपना मिजाज है, ठीक है। अच्छा, मगर मजे की बात ये है कि हम एक मिसकॉन्सेप्शन में है कि हम एक गलती कर रहे हैं, मुझ समेत। जब मैंने जब MSc पढ़ाना शुरू नहीं किया था ना, तो मेरे समय में ये गलती थी। मैंने कहा यार किसका BFD और BMS हुआ है ना, तो उसका तो MSc निकलना चाहिए। लोग मुझसे कहते थे सर हमारा MSc नहीं निकला, तो मैं कहता था यार तुम्हारा BFD निकला हुआ है, BMS निकला हुआ है, तो यार तुम क्या कर रहे हो, तुम निकालो। अच्छा, ये वो बात है जब मैं पहले करता, फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैंने कभी MSc2 पढ़ा नहीं था, मैं तो MSc2 को, मैं तो वो बंदा हूँ जो MSc2 से लोगों को बचाता था, ठीक है। और खैर फिर वो अनफॉर्चुनेटली जो लोग 2018 में पास नहीं कर सके, वो फिर मतलब उनको फिर आगे पढ़ना भी पड़ा MSc2। तो मैं जब MSc2 को देखा, तो मैंने कहा इसका मिजाज तो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। और मजे की बात ये जो सर फुरकान ने आपको दिखाया, मैं तो आपको BFD वाले एरिया में भी ये बताऊंगा कि NPV कैलकुलेट करके दे देगा, वैक कैलकुलेट करके दे देगा, वो तो उसके आगे लेके जाएगा। तो एक बस बात आपको मैं ऐड करना चाहूँ कि यार मिजाज जो है ना इस पेपर का, वो आपको अगर समझ आ जाएगा ना। अच्छा, मजे की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जो मुझे भी हुआ बीइंग अ टीचर पढ़ाते हुए, और सर फुरकान को तो माशाल्लाह मतलब मैं क्या बोलूँ, काफी अटेम्प्ट भी लगी पास होने में, सर फुरकान का पहले डे में नहीं निकला, ठीक है। और मैं भी समझता हूँ कि मुझे भी जब मैं पढ़ाने बैठा, तो मुझे लगा कि यार ये मैं क्या पढ़ाने बैठ गया हूँ। तो इसका जो मिजाज है ना, वो उसको एडेप्ट करने में आपको टाइम लगता है, ठीक है। इसका मिजाज जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब सेपरेट है, और ऐसे मिजाज का कोई पेपर ही नहीं आए कैप में, जो इशू है, जो मतलब होता ना कि चलो भाई FFR है, उससे पहले आपने FAR2 पढ़ा हुआ है, BFD से पहले आपने कॉस्टिंग पढ़ा है, कॉस्टिंग का मिजाज BFD का मिजाज मिलता जुलता है, कि वहां भी जो है ना कोई फॉर्मेट नहीं होता। यहाँ भी क्या है कि एक बिल्कुल डिफरेंट मिजाज है कि 15 पेजेस का आपको सब पेपर दे दिया जाएगा, और बोलेंगे जी चलो जी अब आप जो है ना इस पे शुरू हो जाओ। तो आई थिंक ये जो सर बात करें ना, थोड़ा सा नीचे करिएगा इसमें, स्पेसिफिक नॉलेज से पहले, जो नीचे, हाँ। तो माइंडसेट जो है, जो बात हुई ना कि ये माइंडसेट और ये क्रिएट करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी होगा, जिसके लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस की जाएगी। अच्छा, अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ यार, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि देखें इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ये सारे स्किल्स आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं ICW और MSc2 से देख के। बट ये है कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि आपको डायरेक्शन अच्छी मिल जाएगी अगर आप जो है वो सर फुरकान के साथ और हमारे साथ चलते हैं। तो जी सर, कंटिन्यू करिएगा। जी जी। अच्छा, उसके बाद देखें आखिर में कहीं जाके मैं राइटिंग स्किल को लेके आया हूँ, वो क्योंकि बाद में, और उसके बाद डेटा। अच्छा, राइटिंग, इसका मतलब कहीं भी ये नहीं कि कोई एक स्किल भी अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जस्ट बेसिस बना के स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। वो पेपर भी मैं जब बैठेंगे तो आपका भी यही लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा होगा, और उसके बाद फिर डेट आप बन जाएंगे बिजनेस कंसल्टेंट, और पेपर इंशाल्लाह पास कर लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली स्किल्स आपके सामने लेके आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर क्या काम करेंगे, वो एक एक स्किल्स बेसिकली आप पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बुक का भी पार्ट है, और बुक में ये सारी चीजें इंक्लूड करने का मकसद ही ये है कि हम एक अप्रोच के साथ चल रहे हैं, उस अप्रोच को समझ के इस बुक पर आपका बड़ा जबरदस्त इफेक्टिव यूज होगा। और फिर सबसे पहले हम आते हैं स्कीमिंग एंड रीडिंग। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यार इससे पहले इतने पेजेस का क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा ही नहीं, वो सारी बात डिस्कस हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको जरा लाइव दिखा भी देता हूँ, लेकिन पहले बता दूं, हम लाइव रीडिंग एंड स्कीमिंग कर रहे हैं। अच्छा, लाइव स्कीमिंग एंड रीडिंग में हम क्या काम कर रहे उसके लिए मैं जरा डेटा एनालिटिक्स का 2 मिनट में आपको बता देता हूँ कि होती क्या है। 2 मिनट के अंदर आपको जरा मेरे साथ रहें, मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ, एक छोटी सी फिगर है, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से हमको थोड़ा ब्रीफ शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक वो जी जी। अच्छा हमारा सेशन का टाइम अच्छा है। जी 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 जी। अच्छा, अब बेसिकली ये कुछ स्किल है, इसमें एक मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ट्रिगर अलर्ट्स। ट्रिगर अलर्ट्स का मतलब ये है कि आपके 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 क्वेश्चन में बहुत सारे आपको अलर्ट्स मिले होंगे कि कंपनी की नेचर क्या है, कंपनी बिजनेस किस तरह का करती है, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा आप यकीन करें एक ही सवाल अगर वो 2 मुख्तलिफ कंपनीज के बारे में पूछ रहा है, एक ही सवाल एक ही टूल यूज कर रहा है, तो टोटली डिफरेंट आंसर होगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंट अलर्ट दिए गए हैं और डिफरेंट सिनारियो दिए गए, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम बेसिकली लाइव स्कीमिंग कैसे करवा रहे होंगे, और यहाँ पे मैंने एक एक स्किल के साथ आप खुद पढ़ भी लीजिएगा, और अभी क्योंकि बहुत लॉन्ग सेशन हो रहा है, तो ये डिटेल में इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा कि हम बेसिकली इस पर काम कैसे करेंगे पूरी अप्रोच पर, ठीक है। लेकिन आपके सामने एक आइडिया ले आया हूँ मैं कि इस तरीके से हम काम कर रहे होंगे। अच्छा, मैं जल्दी से आपको शो कर देता हूँ कि हम बेसिकली 3 लेवल पर इस पर काम कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये सारी रिसर्च ना सर ने ऑलरेडी कर ली है,
तो उसका जी, जी। क्रेडिट जाता है काफ़ी, मतलब इसमें एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, मगर ये है कि माशाल्लाह ये सब चीज़ें, एक एक्सपीरियंस हमारा पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस रहा वो, और जो सर का खुद का पढ़ने का एक्सपीरियंस रहा वो सारा का सारा हमारा जो है वो समझे निचोड़ जो है वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा, अच्छा, अब मैं आपके सामने एक जल्दी से ये आपके सामने स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी बुक की, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 दिखा रहा हूँ अभी, सॉरी चैप्टर नंबर 4 है। ये बेसिकली मैं आईसीडब्ल्यू की सॉफ्ट कॉपी। अच्छा, हम बाकायदा यहाँ पे बैठ के ये पढ़ रहे होंगे, किस तरीके से पढ़ रहे होंगे मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये कुछ एरियाज है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको उसी वक्त डिफाइन कर रहा हूँ और कमेंट्स इंक्लूड किए होंगे मैंने। तो ये बेसिकली एक तरह से आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी, स्किमिंग का इनडायरेक्ट फायदा जो आपको पता भी नहीं चलेगा और कैपेबिलिटी जनरेट हो जाएगी इंशाल्लाह। सफान और एक स्टूडेंट हमारे साथ है, वो आपको बताएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक तो ये इनडायरेक्ट कैपेबिलिटी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो हो जाएगी, प्लस हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े डिटेल में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बीएम के, हम दोबारा से पूरा डिस्कस करके उसको एक जबरदस्त बेसिस बना के फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये हो गया पहला लेवल कि हम पहले चैप्टर्स कवर करेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल्फ टेस्ट और इंटरैक्टिव क्वेश्चंस भी बेसिकली हम डिस्कस कर देंगे, उसके की पॉइंट्स, और जैसे कि सर सऊद ने बताया कि समरीज भी हम डेवलप कर रहे होंगे, ठीक है। और यही सेम काम हम क्वेश्चंस पे भी करेंगे। वो क्वेश्चंस मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जल्दी से कि यही सेम काम हम क्वेश्चंस पे भी बेसिकली कर रहे होंगे कि रीडिंग कैपेबिलिटी, असल बात क्योंकि यही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं जरा शेयर करने लगा हूँ स्क्रीन। हाँ, आपके सामने एक आईसीडब्ल्यू का पेपर शो होगा थोड़ी देर में। ये आईसीडब्ल्यू का पेपर है और यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हैं आप, हाईलाइटिंग हुई भी है, कमेंट्स इंक्लूड। तो मैं अक्सर इसको कहता हूँ कि इट इज एक्चुअली द वे ऑफ थिंकिंग व्हेनेवर यू रीड द क्वेश्चन। ये पूरी आपकी स्किल्स भी डेवलप करेगा, आपको बताएगा भी कि किस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना है, और सबसे पहले आइडिया जनरेट करके देगा। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सारे काम करने के बाद के बुक के लेवल पे मैंने आपको ये सारी स्कीमिंग करवा दी, क्वेश्चंस के लेवल पे करवा दी, फिर हम डायरेक्ट आंसर नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आईसीडब्ल्यू के आंसर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ आंसर कितना बड़ा होता है। आंसर हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम क्या कर रहे होंगे, हम जाएंगे और हम मेरे अपने की पॉइंट्स है वो डिस्कस कर रहे होंगे, और वो की पॉइंट्स ये आपके सामने शो हो रहे हैं कि हम सबसे पहले बताएंगे कि इस पर कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है, कि किस तरीके को किस सोच के साथ इसको लेके चलना है। वो पूरी समरीज इस पर बनी हुई है और वो आपके सामने इंशाल्लाह शो की जाएंगी। और वो करके फिर हम जो है आई कैप के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और मजे की बात मैं आपको एक छोटी सी बता दूं, उसके बाद हम स्टूडेंट्स की तरफ चले जाते हैं। एक बड़ी जबरदस्त बात मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि यार आई कैप, वाई आई कैप फर्स्ट, आईसीडब्ल्यू, ओ सॉरी वाई आईसीडब्ल्यू फर्स्ट, आई कैप क्यों नहीं। तो मजे की बात मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट होता है जब हम आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस कर लेते हैं, सर आप भी ये कंफर्म करेंगे कि फिर इसके बाद आई कैप के क्वेश्चन बड़े इजी लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब उसने बिल्कुल, उतना डिटेल में उसने काम किया हुआ है कि आपको फिर लगेगा ही नहीं कि यार ये कोई पेपर मुश्किल है। तो इस कॉन्फिडेंस वजह बढ़ से हम जाएगा। आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन, बिल्कुल, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बूस्टर बढ़ है वो। जाएगा। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल, तो हम इस तरीके से इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम लेके चल रहे होंगे। और हमारी अप्रोच भी मैंने ओवरऑल बता दी डिटेल में। इंशाल्लाह आपको हम फर्स्ट क्लास में पूरा इसका इंट्रोडक्शन भी देंगे। एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, फिर मैं स्टूडेंट्स को मौका देते हैं। यार असल सही है, तो वाई लोगों को ये है कि स्पेसिफिक कंटेंट्स देखना चाहते हैं बुक के, तो हमारी वीडियो रेफर कर लें। मैं चाहता नहीं हूँ दोबारा कोई बात, तो वो आप आराम से रखें, उनकी बुक का अल्टरनेटिव है बिल्कुल भी नहीं। जब आप वो कंटेंट्स देखेंगे जो मैंने दिखा है, और इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप मेरी बात की बात समझ लें, ये बेसिकली जब मैं पढ़ा रहा होता था और सर सऊद भी पढ़ा रहे होते थे, तो हमें एक है ना थोड़ी सी लैकनेस फील होती थी कि यार आईसीडब्ल्यू का जो एसबीएम की जो बुक है सॉरी, उसका सिलेबस डिफरेंट है, आवाज वहाँ पे डिस्टॉर्ट वो हो रही है। आईएफआरएस भी पूछ रहा है, वहाँ पे वो। एक जी मिनट, एक मिनट सर, आवाज थोड़ी अच्छा, डिस्टॉर्ट हो रही है। जी 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 जी, अब आवाज आ रही है? अभी मुझे तो क्लियर हो गई है, बाकी लोगों को क्लियर हो गई है आवाज? सर बोले। आवाज क्लियर है? जी जी। तो जी मैं बुक के बारे में बेसिकली बात कर रहा था कि जी इसका जी। यूज क्या है। तो सर मैं आपसे ये बात कह रहा था कि हमें ये थोड़ी सी लैकनेस फील होती थी कि यार कोई कंपाइल्ड मटेरियल हो जो इस आईकैप के पेपर के मिजाज पर हो, यानी कि जो आईसीडब्ल्यू का एसपीएम है वो टोटली उसकी डिफरेंट अप्रोच भी डिफरेंट है, और प्लस उसमें कुछ और चीजें जो आईकैप के सिलेबस में नहीं है, जैसे आईएफआरएस हो गया,
जैसे और भी बहुत सारी चीजें वो आपको उसमें मिलेंगी जो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं, आईटी की डिटेल में यहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती है। तो एक तो हमारा कंपाइल्ड मटेरियल हो, नंबर 1, दूसरा लॉजिकल सीक्वेंस हो, और तीसरा हम उस बुक को अपने सेशन में इस तरह से लेकर चलें कि भाई हमने इस बुक में जो कंटेंट है वो अगर पढ़ लिया तो इंशाल्लाह पेपर हमारा निकल जाए। तो लेकिन अगर मैं रेफर कर रहा हूँ कि मैं खुद जब क्लास में जब बैठूंगा तो मैं आईसीडब्ल्यू की बुक ही आपके सामने खोल के बैठा हूँ, कुछ स्पेसिफिक समरीज वगैरह इसके बाद जब सब पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपके सामने उसकी समरीज लेके आऊंगा, और उसके बाद मैं आपको अच्छा कुछ चीजें जो वहाँ पे जैसे समरीज है कि कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए गए, सेक्शन, अच्छा वहाँ पे जब चैप्टर होता है स्टार्ट तो वहाँ पे एक अच्छी चीज बस ये हुई है कि हर चैप्टर को सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, और हर सेक्शन में बताया गया कि आईकेप वहाँ से क्या पूछ सकता है, आईकेप वहाँ से क्या पूछ सकता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद डायरेक्टली हम आईसीडब्ल्यू की बुक पे आएंगे, आईसीडब्ल्यू की बुक पे आएंगे, वहां पे स्किमिंग करेंगे और दोबारा फिर हम बुक, ये इसका यूज, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, सवाल का जवाब अब जी, जी बिल्कुल। एक सवाल का जवाब बस मैं दे दूं कि आईसीडब्ल्यू की बुक देखें, लेनी पड़ेगी ऐसा नहीं है, मगर हमारी बुक से एक फायदा ये हो जाएगा कि सारा प्रैक्टिस मटेरियल, हमारी समरीज, हमारा रिसर्च वर्क, और जैसे सर ने बताया कि जो सिलेक्टेड इंटरेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो वो सारा आपको एक जगह मिल जाएगा। आपको फिर ये कि खुद से जो रिसर्च करनी होती है वो नहीं करनी पड़ेगी, और जब क्लास में हम काम करेंगे तो आपको एक ये भी शिकायत नहीं होगी कि समझ नहीं आ रहा कि सर फुरकान कैसे लेके चल रहे हैं और समझ नहीं आ रहा सर सऊद कैसे लेके चल रहे हैं। तो वो सारा जो एरिया है वो सारा आपके पास जो सामने होगा। फिर मजे की बात ये सोने में सुहागा, इंशाल्लाह ये बुक जैसे बीएफडी की बुक है आप पेपर में ले जाते हो तो इस तरह ये बुक भी इंशाल्लाह पेपर में ले जा सकोगे, हम इसको प्रॉपर पब्लिश कराएंगे जैसे बीएफडी की होती है। ठीक है, तो ये आपको 2 एडवांटेज हो जाएंगे कि आपने जो खुद किया होगा वो आपके पास पेपर में सामने मौजूद भी होगा। और जैसे बात हुई अच्छा कि सर वो, एक बात जी जी बिल्कुल, जी जी जी, अच्छा एक बात मैं सर की बात पर बस ये, सॉरी सर मैंने आपको इंटरप्ट किया, एक नहीं बात नहीं बस मैं ऐड कर दूं, एक बात बस मैं ऐड कर दूं कि जैसे सर ने बताया ना, एक तो देखिए हमारा माइंडसेट है ना, हम एक माइंडसेट के साथ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा सिंक होने में आसानी होगी आप स्टूडेंट्स की हमारे साथ इस बुक के जरिए से, कि वो जो माइंडसेट है वो आपके सामने प्रोजेक्ट होके सामने पड़ा हुआ है कि भाई उस लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ना है जिस तरह पढ़ाया जा रहा है। एक तो मैं आपको बता दूं, और दूसरा उस बुक से आपको डायरेक्टली, जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि भाई डायरेक्टली हमें जंप नहीं करना आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस के ऊपर, डायरेक्टली हमें कोई एक खास क्वेश्चन है वो आईसीडब्ल्यू का नहीं उठाना, पहले बहुत सारे काम उससे पहले करने, तो पूरा लॉजिकल सीक्वेंस है, बात समझ में आ रही है, तो वो सिंक होने में आसानी होगी। तो ये एक बेसिक पर्पज है। ठीक है। तो अब मैं इंशाल्लाह, अच्छा तला हमारे साथ है सर, तला होंगे अगर मुझे उनका नाम है तो उनको जरा बोल दें कि उनको, एक मैसेज कर दें अपने नाम से तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी समझने में। तला अगर आप सुन रहे हो तो जरा ठीक है, एक मैं समझ मैसेज गया। कर दो। माशाल्लाह नंबर पार्टिसिपेंट काफ़ी ज़्यादा हैं तो मुझे ढूंढने में थोड़ा सा दुश्वारी हो रही थी। एक मिल गया मुझे यार, ये थोड़ा सा जो है ना, हालांकि माशाल्लाह आज हालांकि सर आज बारिश भी की थी। हमें लगने हाँ, मुझे लग रहा था कि बारिश हमारा जी सेशन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इफेक्ट होगा, मगर अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक मिनट मुझे तला दें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ यार। जी तला चेक करें, यार वो एक स्टूडेंट मैं इस पे जवाब में देता हूँ बात मुस्तफा करेगा एंड इसके में। बाद आप। जी तला, फर्स्ट ऑफ ऑल तला बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, सर फुरकान की तरफ से, माशाल्लाह वेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब जो आप माशाल्लाह जो है वो क्वालिफाई हो गए हो। तो ज़रा ब्रीफली 5-7 मिनट्स में, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से हमारे साथ हैं, तो बस आप इसको ब्रीफली 5-7 मिनट्स में बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा, और जनरल बात करें कि हम MSc2 के लिए कोई आम बंदा चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो या जैसे कहते हैं कि क्लासेस ले रहा हो, उसको क्या करना चाहिए ये पेपर पास करने के लिए। चीजें मुझे लगी है कि बेहतर थी या हेल्प कर सकती हैं, तो मैं डिस्क्राइब करूँगा, शायद किसी को उससे खिलाफ अलग लगे, लेकिन मुझे लगा है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि मेरा जो टारगेट है मेरे राइटिंग स्किल्स हैं, कि मैं अगर एग्जाम में बैठता हूँ तो मैं एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे आंसर करता हूँ, मुझे आंसर करने की स्किल्स होनी चाहिए। अब उसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरे पास 2 ऐसी स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन की जो रीडिंग स्किल है, कि मैं अगर मेरे पास इतना बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि सीफेप लेवल पे शायद मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि कभी भी अपनी लाइफ में शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, तो उसको मैं कैसे टैकल करता हूँ कि यार मैं अगर रीडिंग स्टार्ट करूँ और एक लिमिटेड टाइम में उसमें रीड कर पाऊँ और उसकी सारी की पॉइंट्स मैं जो है नोट कर पाऊँ और उसी तरह से अकॉर्डिंगली मैं उसका आंसर कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं चीज़ के लिए रीडिंग के लिए जब मैंने खुद स्टार्ट किया था पहले 6 महीने में किया पहले ये वाला, तो इसका ये अप्रोच मैंने खुद सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं खुद ही क्वेश्चन जो रीड करूँ उसके बाद जो है मैं खुद ही सॉल्व करूँ, तो मैं ऐसे ही करता था, रीड करके कुछ सॉल्व करता था। लेकिन होता ये था कि जब मैं आंसर पढ़ने
आंसर में और मेरे आंसर में और उस आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और मैं ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि किस वजह से ये डिफरेंस है। अगर कोई एग्जाम में पॉइंट लिख रहा है, क्या वजह है, मतलब वो किस वजह से ये पॉइंट लिख रहा है, क्वेश्चन में ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन की हुई है जिसकी वजह से वो ये आंसर में पॉइंट लिख रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने ये रियलाइज कि क्लासेस देना लाजमी है। फिर सीधा से मैं सर फुरकान से जब क्लासेस, वो बाकी भी इंशाल्लाह लड़के लेंगे क्लासेस, तो उनको ये अंदाजा हो जाएगा जब सर क्वेश्चन पढ़ा तो हमें ये लगता था कि इंटरेक्टिव क्वेश्चन जो एक मेरे ख्याल से एक दो तरह के क्वेश्चन जो होते हैं सर, उसमें तकरीबन 35 से 40 मिनट सिर्फ पढ़ने में लगाते थे कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, एक एक वर्ड हाईलाइट करते थे कि इस वर्ड का क्या मतलब है, अगर ये वर्ड क्वेश्चन के शुरू में आ रहा है तो उसके बाद मुझे प्रिडिक्शन क्या करनी चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, कि ये मार्केट लीडर है तो ये चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हेल्पफुल, एक स्किल डेवलप हुई। अगर मैं कहता हूँ अगर 100% से ज़्यादा कोई क्रेडिट है तो सर फुरकान को ही तो इस सिलसिले में बहुत सारी ऐसी थी यहाँ से मुझे हेल्प। अगर मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, तो ये था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं राइटिंग भी करूँ। अब शुरू में मैं जब लिखता था चीज़ों को तो मुझे बहुत खुशी थी कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन समझ आ रहा है ना आंसर जो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा तला, जस्ट मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ, वो अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग का थोड़ा सा बता दें क्योंकि वो बड़ा मैं जी जी बस वो थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, तो यही होता था कि जो सर फुरकान करवाते थे क्लास में, तो ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ आज, तो फिर मैं ये करता था कि सर के जहाँ डिस्कशन खत्म हुई क्वेश्चन की, तो वो मैं अपनी तरफ से एक पेज वगैरह उठा के आसपास जो पड़ा होता था उसको कुछ लिख देता था जो कुछ समझ आया कि भाई सर ने ये बताया तो इसका आंसर ऐसे 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 होना चाहिए। मतलब ना कोई हेडिंग ना कोई आगे पीछे, जो भी करेंगे। इसके बाद में सर का जो पॉइंट शेयर करते हैं कि भाई इसमें ये पॉइंट होना चाहिए, इसमें ये पॉइंट होना चाहिए, तो वो मैं सर के पॉइंट्स अपने पॉइंट से क्लियर करता था कि मैं सर के कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो सर बता रहे हैं ज़्यादा और ज़्यादा ही होता था। ये इस तरह से मैंने मतलब स्टार्ट से ही कोशिश की कि करता रहा हूँ। हमारा ये राइटिंग का, अगर हम राइटिंग नहीं करेंगे ना, राइटिंग ये होगा कि जब आखिर में आएंगे तो आखिर में स्ट्रक्चर राइटिंग करते करते हम उसके पास अमीर के पास चले जाएंगे और वहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा। फिर फायदा का ये हुआ कि मैं सिंपल से राइटिंग करता रहा, तो फिर आईसीडब्ल्यू के कुछ आंसर पड़े, वहाँ से काफी सर को भी पता होगा उनके बहुत स्ट्रक्चर्ड आंसर्स होते हैं, हेडिंग में थोड़े टुकड़े होते हैं, चीजें बता रहे होते हैं कि क्वेश्चन का ये पार्ट यहाँ ऐसे एड्रेस हुआ, ये ऐसे एड्रेस हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, जो लीव्स मेरी आई तो मैंने बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड राइटिंग किया कि यार मैं कोई क्वेश्चन उठाता हूँ तो उसको मैं कितने सकता हूँ, कौन कौन से इसमें क्यूरीज लग सकती हैं और उसमें कैसे, मतलब वो एक बहुत ही अच्छा हो रहा। और अलहमदिल्ला पेपर बहुत ऐसा रहा कि प्रैक्टिस अलहमदिल्ला ज्यादा थी, मोस्टली ऐसा था, मुझे लगा कि तकरीबन पेपर ऐसा सब कुछ करके आया हूँ, ऐसे लग रहा था कि यार ये चीज भी करने बताइए, ये चीज भी करने बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें ऐसी थी, मतलब कुछ नया नहीं लगा वहाँ पे। अच्छा तला, बहुत और ज्यादा मुबारकबाद हो, बहुत ज्यादा मुबारकबाद थैंक हो। सर सऊद ने का मैं थोड़ा सा बताऊं कि मैं मुझे क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस तो नहीं था उस जिस जमाने, मतलब नहीं से मतलब मैंने बड़े छोटे लेवल पे पढ़ाया था इस तरीके से, लेकिन उनके एक्सपीरियंस की वजह से इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ गई इस सेशन की, तो उनको भी बहुत ज्यादा थैंक्स। और तला बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। नहीं सर, थैंक यू सर, आपके एफर्ट का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एफर्ट किया है। इनफैक्ट ये जो अभी रीसेंट 2 अटेम्प्ट्स में हुई हैं चीज़ें, मैं समझता हूँ इट्स वेरी रिमार्केबल। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर, ये सवाल आया है, मैं भी एड्रेस करता हूँ, मेरे ख्याल से आप एड्रेस करते हैं इसको। वो कह रहे हैं जी कोई नई चीज़ हमें ऐसी कोई नया कोर्स मटेरियल हमें जो है वो क्या कहते हैं वो करना है MSc2 के लिए, जैसे BFD और BM हो गया, तो और कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि जी हमें जो है वो करने की ज़रूरत है, क्या कहते हैं MSc2 लेवल पे, MSc2 लेवल कोई नया कोर्स मटेरियल समझने की जरूरत है? जैसे डेटा अच्छा मैं एनालिटिक्स था वो थोड़ी मेरे देर ख्याल में, से आ चुका है, बिग डेटा वगैरह ना, शायद वो पहले SPM में आ चुका है। जी जी मैं थोड़ी देर के लिए सवाल को डेफर करता हूँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। अभी सफान सर हमारे साथ अच्छा ज्वाइन चले कर आ रहे गए, हैं, तो उनको जरा कर दैट्स लेते हैं, गुड। फिर हाँ मैं यार उनका वो एड्रेस वेट करके करें इंशाल्लाह काफी टाइम से, मेरे ख्याल से हमारे लिए आए हुए हैं। सफान आए हुए हैं, ठीक है जी। जी सफान अशरफ नाम है जी। जी 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 सफान जी, बिल्कुल अलाउ होते हैं उमर, टेक्स्ट अस्सलाम कोऑर्डिनेट अलाउ वालेकुम होते सर। हैं। वालेकुम सफान, बहुत बहुत मुबारक हो अस्सलाम यार। वालेकुम सर। वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल यार कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है माशाल्लाह यार, मतलब पूरी जिंदगी की समझो मेहनत होती है वो आपके सामने आ रही होती है। और अभी आप देखना बस CA क्वालिफाई होने का जो बंदे की लाइफ चेंज होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अगले 6 मंथ से 1 ईयर आपका माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त जाएगा, ऐसा नहीं स्लाइड होती है कि बंदा कहता है यार ये क्या हुआ, तो मतलब वो जो लाइफ साइकिल में पढ़ते हैं कि अचानक ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है।
आपके जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी में। तो वंस अगेन मैं कहूँगा कांग्रेचुलेशंस यार, माशाल्लाह। बिल्कुल यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करें MSc2 से रिलेटेड, इंशाल्लाह। एंड अगेन उन लोगों को खास तौर पे एड्रेस करिएगा जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर पाए हैं, ठीक है। एंड अगेन हमारी अप्रोच उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ हमसे क्लासेस ले रहे हैं, वो लोग भी जो हमसे क्लासेस नहीं ले रहे हैं और सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए भी ज़रा आप गाइडेंस प्रोवाइड करिएगा कि कैसे करें। थैंक यू। जी इंशाल्लाह सर, अल्लाह बेहतर करेगा। और स्पेशल थैंक्स टू यू सर एंड फुरकान अहमद सर फॉर मेकिंग दिस पेपर फॉर इजी। सर वेलकम। पहली चीज जो बिल्कुल एक मैंने MSc1 भी दिया है, CFAP का मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इस पेपर में ये फील किया कि पूरे ICAP के मतलब जितने भी पेपर्स हैं उसमें इवन MSc1 भी जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे MSc2 वो टेस्ट कर रहा है। MSc1 क्योंकि हम देखते आ रहे हैं बचपन से, ऑडिट FR पढ़ते आ रहे हैं, वो पेपर फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं और सेल्फ स्टडी पे भी मैनेज हो जाता है। इस पेपर की सबसे बड़ी मैं कह लूं कि इसमें की ये है कि इसमें जो है ना आपकी 2 से 3 जो चीजें मैंने नोट की हैं वो ये है कि नॉलेज आपकी जो है ना जितनी जितनी बेहतर होगी इतना ये पेपर का पास करने का चांसेस बढ़ेगा। और बुक से इंटरेक्शन जितनी ड्यूरिंग एग्जाम सेशन उतना ही आपके चांसेस होंगे कि इस पेपर को आप निकाल सकें। जो मैंने अपनी अप्रोच रखी थी, इवन मैं फुरकान को काफी मैं तंग करता रहा हूँ एंड तक, और मैं एंड रात तक उसको यही कहता रहा हूँ कि यार मुझे अभी तक सवाल क्लिक नहीं हो रहे। लेकिन पेपर में बैठ के अनस्ट्रक्चर राइटिंग का मुझे मकसद ये समझ में आया, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो मुझे रियलाइज हुआ कि बेसिकली फुरकान अहमद जो हमें एम्फसाइज कर रहे थे कि आप अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग करें, उसका मुझे जो कोर पीछे बेसिक मुझे जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि जितने आइडियाज अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग के थ्रू हमें हमारे बैक एंड माइंड पे जनरेट हो रहे थे एग्जाम के दौरान, वो इजीली हमने प्रोड्यूस किए। और एक बिल्कुल एक मिथ इस पेपर में जो शायद लड़कों का है कि वो ये है कि ICAP शायद जो है ना जाते जाते ये BM BFD कोर एरियाज को रिवाइज करवा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ICAP की ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ICAP ने शायद कंडीशन ही CFAP पे लगाई होती और CFAP के बाद ही आप ये 2 पेपर अटेम्प्ट करते। तो इसमें अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग का जो है ना, और दूसरा लाइव सेशन में आने का बहुत फायदा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इंटरेक्ट कर रहे होते थे, मैं इंटरेक्ट कर रहा होता, बहुत सारे ब्लेंडर्स मुझसे लग रहे होते थे, स्टूडेंट से लग रहे होते थे, एंड फुरकान एंड आप जो है वो माशाल्लाह सपोर्ट करते थे और उनको रेक्टिफाई करते थे। तो मेरा सबसे ज्यादा एम्फेसाइज यही रहेगा। और मेरे कुछ कोलीग्स भी हैं जो लास्ट सेशन में थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो लाइव सेशन को उन्होंने ड्रॉप किया और एक रिकॉर्डेड को उन्होंने शायद प्रेफरेंस दी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाए। इंशाल्लाह अगले अटेम्प्ट में वो पास होंगे, बिल्कुल मेरी दुआएं उनके साथ। लेकिन लाइव सेशन उन्होंने नहीं लिया तो उसका नुकसान ये है कि आपकी इस पेपर में ना जितनी इंटरेक्शन होगी ना और जितना आपका जो है ना हाथ ड्यूरिंग क्लास चलता रहेगा ऑन पेपर, तो दिमाग आपका एग्जाम में चलता रहेगा। वो फुरकान अहमद कहते हैं ना कि जो है वो हम हर चीज की तैयारी करते हैं लेकिन पेपर में बैठने की तैयारी नहीं करते। वो एग्जैक्टली इस पेपर में फील हुआ कि यार हम इस पेपर को उस लेवल पे नहीं समझ रहे। और दूसरा एक मसला ये भी है कि BFD का जो एरिया है वो हमारे नजदीक ये है कि ICAP ने BFD टेस्ट कर लिया, अब क्यों दोबारा चेक कर रहा है वो, मतलब हम क्या इतने नाकाबिल। लेकिन वो इट्स बियॉन्ड BFD, ये BFD और BM का एक लिंक करके और ड्राफ्टिंग है। मैंने ये देख लिया कि इसमें कैलकुलेशंस ICAP की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, इसमें आपकी ड्राफ्टिंग है, कमेंट्री है, एनालिसिस है, और सबसे बड़ी स्किल इसकी इस पेपर की डेटा एनालिटिक्स है। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग जो फुरकान अहमद ने करवाई उसका फायदा सिर्फ यही हुआ है कि हमारे पास जो है ना जितना हमने रीडिंग करी अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग करी ICW ICAP, तो उससे क्या हुआ हमारे माइंड में ना एक नॉलेज इतनी हो गई थी कि जब पेपर आया ना तो माशाल्लाह खुद ही जो है ना वो चीजें सिंक हो रही थी, आइडियाज जनरेट हो रहे थे। और मैं थोड़ा सा घबरा भी गया था क्योंकि पेपर का मैं एक टारगेट, फुरकान से मेरी मुलाकात हुई थी, मेरा टारगेट था कि मैं इतना करना था लेकिन मैं नहीं कर सका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समहाउ आई मैनेज टू पास दिस पेपर। लेकिन जो है वो सपोर्ट काफी किया आप लोगों ने। लेकिन मैं एंड में यही कहूंगा कि लाइव सेशन जो है ना वो बिल्कुल कोर है इस पेपर का, वो ना छोड़े कोई स्टूडेंट, मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे। सफान बहुत ज्यादा मुबारकबाद, थैंक यू। बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अच्छा, इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल आए बच्चों के और भी किसी के सवाल है ना मुझसे आप पूछें। पहले तो ये सवाल कर दूं भाई मुस्तफा साहब BFD और BMS नहीं रिवाइज कराएंगे हम आपको जो सर ने बताया कि आपको MSc2 की तैयारी कराएंगे, लेकिन BFD और BMS कराना होगा ना तो मैं आपको बोलता कि यार BFD BMS सब खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। बस आप डायरेक्ट जो है ना MSc2 पेपर में बैठ के चले जाओ BFD BMS रिवाइज करके। मगर जो अप्रोच है ना कि आपको वो जो स्किल डेवलप करना है, MSc2 का चूंकि फ्लेवर डिफरेंट है, तो जो हम बात करें तो हम अगर हम BFD और BM रिवाइज करा रहे हैं तो फिर हमको वैल्यूएशन नहीं कर रहे, जो कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट निकला भी और अभी आपको 2 लोगों ने जो रिस्पॉन्ड भी किया वो यही बता रहे हैं कि हम MSc2 के हिसाब से
जो है तैयारी को लेके चलना जो है हमारे लिए जरूरी होता है, और वही इंशाल्लाह हमारी अप्रोच होगी। ठीक है जी, तो वो आप बेफिक्र हैं, खाली BFD BMS का रिवीजन नहीं है ये ऑब्वियसली सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन ICW के और ICAP के जो मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको इंडेक्स भी दिखा रहा हूँ। ये देखें जो एंड में हम ICW और ICAP करा रहे हैं ना, ये हम ICW मतलब उसके MSA2 के सवाल करा रहे हैं ना, और ये SPM जो वहाँ का है ना, कहते हैं सॉरी ICW का जो पेपर है उसके सवाल करा रहे हैं। खैर, और एक और सवाल आया हुआ है जी क्लास के टाइमिंग वगैरह। क्लास के टाइमिंग देखे 3 क्लासेस होंगी हफ्ते में, 2 क्लासेस सैटरडे संडे को हुआ करेंगी लाइव, और ये लाइव क्लासेस में जरूर है। जो सफान ने बात की ना, ये हमारा बड़ा एक पेन रहा है बीइंग अ टीचर के, यार हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने पढ़ें, आप हम चाहते हैं कि आप हमसे सवाल करें, हम चाहते हैं कि आप अपनी क्वेरीज रियल टाइम बेसिस पे जो है ना डिस्कस करें। इवन तो हम अवेलेबल रहते हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लाइव ना आए ना। ठीक है, तो सैटरडे संडे को मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो टाइम होगा वो हम कंफर्म कर देंगे, डे टाइम होगा। सही है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो इतना मसला नहीं। फिक्स टाइम टेबल हमारा ऑब्वियसली एक दफा बन जाएगा तो हम उसी को फॉलो करेंगे, मगर हम टाइम आपको कंफर्म कर देंगे। और तीसरा एक डे और होगा, मोस्ट प्रॉब्ली शायद वेडनेसडे होगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली, या फ्राइडे भी हो सकता है, जिसमें मैं अपना सेशन लेके चल रहा हूँ। तो मेरी एक क्लास हुआ करेगी, ठीक है, 2 क्लासेस सर फुरकान की हुआ करेंगी, और कुछ हम एक आध जो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर होगा तो हम वो प्रोवाइड करेंगे आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है जी, अच्छा बिल्कुल सैटरडे संडे इसलिए रखा है सर फुरकान का, सवाल आया था कि क्योंकि बहुत सारे लोग सैटरडे संडे को अवेलेबल रहते हैं, तो हमें लगता है कि सैटरडे संडे जो है ना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये और क्या चीज़ जी, क्या सवाल आया था रेफर बैक किसको करना है? हाँ, 2 सवाल, मैं वही सवाल चेक कर रहा हूँ कि MSA2 से रिलेटेड। एक तो ये सवाल आया था कि टैक्स भी CFAP 5 से कवर हो जाएगा। सवाल है क्या टैक्स CFAP 5 की जो तैयारी, जो CFAP 5 का पेपर होता है वहां से कवर हो जाएगा टैक्स? और टैक्स का अवेयरनेस अलाउ होता है। मैं टैक्स का अच्छा, टैक्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज छोटी सी बता दूं कि आप जरा सिलेबस को अगर रेफर पर अभी वो सिलेबस ओपन सर अगर आप कर सकें, जब तक मैं बिल्कुल सिलेबस ओपन अगर आप करता हूं। सिलेबस में वो देखेंगे ना। और एक और चीज भाई के रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी टिल योर एग्जाम। सॉरी, मैं एक क्वेश्चन था किसी का, तो वो मैंने कहा कर दूं, टैक्स में निकाल लूं। ये ले जी, टैक्स का एरिया हमारे सामने आ गया, ये ले। मैं स्टॉप कर देता हूँ, शेयर नहीं हो रहा, आई थिंक आप करें। मेरे पास तो आ रहा है। हाँ, आ रहा है आपके पास? अच्छा, मजे की चीज ये है कि टैक्स में आप जल्दी से तो जी सर आ रहा है जी। कोर्स कंप्लीशन 1 महीने पहले होगा बिल्कुल। अच्छा, जी सर। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये जी कंटिन्यू सर। टैक्स की में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप जरा नोट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एरियाज बता दिए गए। तो यहाँ पे एक ये जब हमने स्टार्ट किया था ये भी एक चैलेंज था कि जरा इंटरप्रेट करें, या टैक्स तो पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ सकते ना, तो वो जो CFAP में हमने पढ़ा वो दोबारा पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ग्रुप रिलीफ हो गया, टैक्सेशन हो गया, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इसने एरियाज बता दी। और खास तौर पे अगर आप देखें तो सेल्स टैक्स में इसने बस लिख दिया सेल्स टैक्स। भाई क्या सेल्स टैक्स मतलब बात समझ आ रही है? तो बड़ा चैलेंज आया था कि आपने पता नहीं ये शायद रखा है स्टूडेंट्स के इम्तिहान लेने के लिए यहाँ पे भी सिलेबस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक टैक्स कंसल्टेंट के साथ बैठकर इसको इंटरप्रेट किया इस सिलेबस को वगैरह, तो वो आपके सामने शो किया जाएगा। और वो पूरा का पूरा सिलेबस में जो जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वो भी हमारी किताब का हिस्सा है, और वो उसी से हम रेफर बैक करके सिर्फ वही सेक्शंस इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे बस एक चीज है कि हमने इंटरप्रिटेशन तो कर दी है, अब क्योंकि है ICAP का पेपर, थोड़ी सी मतलब अनसर्टेनिटी तो होती है फिर भी सर, आप इस पर थोड़ा सा, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हमने कोशिश ये की है कि मैक्सिमम जो टैक्स के एरियाज है ना इसमें इंक्लूड करते हैं जितना पॉसिबल है इंटरप्रेट करके। उसमें हमने टैक्स स्पेशलिस्ट की जो है ना हेल्प ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सब आपका कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि भाई क्या क्या रेफर बैक करना है, तो आपने हम इंशाल्लाह थ्रू आउट द स्टडी हम रेफर कर रहे होंगे ICW की SBM बुक को। और मैं खास तौर पे ये कहूँगा कि हमारी प्रिंटेड बुक तो आपके पास होगी, वो आप अपने पास क्लास में लेके जरूर बैठिएगा अगर आप हमारे साथ ले रहे हो। और प्लस वो जो SBM की ICW की बुक है वो जरूर ले लीजिएगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से रेफर भी कर रहे होंगे चीज़ों को ना। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा सर, आप अल्हम्दुलिल्लाह BFD के जो कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड लेक्चर्स होते हैं, जैसे एक स्टूडेंट का सवाल भी आया कि कॉन्सेप्ट वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगेन वो टारगेट नहीं है, वो सिर्फ वो एक पीछे की नॉलेज है बैकएंड की जो ऑलरेडी आपने ली हुई है, तो वो सिर्फ रिकॉर्डेड डाल दी जाएगी, वो सिर्फ एज अ टूल यूज की जाएगी। इसके अलावा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टैक्सेशन लॉस, कोड ऑफ एथिक्स ICAP का, उसमें कौन से एरियाज हैं, तो वो सब बैक भी कर रहे होंगे जो भी रेलेवेंट है, जो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि पब्लिक सेक्टर और लिस्टेड कंपनीज का जो कोड है। और फिर एथिक्स में इन एडिशन टू कोड ऑफ एथिक्स और क्या मतलब ICW की चीजें हम रेफर कर रहे होंगे, वो इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में आपको और भी डिटेल में बता दिया जाएगा।
तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूजन थी मेरी तरफ से सर। बिल्कुल। अच्छा एक बात मैं बता दूं, देखें दो तीन सवाल क्विकली एड्रेस कर देता हूं मैं। क्लासेस इंशाल्लाह सैटरडे से स्टार्ट होगी। फर्स्ट क्लास सर फुरकान सैटरडे से करेंगे और डेमो अलाउ है जी, नो इश्यूज एट ऑल। और भाई ये उन लोगों से बात हो रही है क्लास लेने के लिए जो कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है। हम ये नहीं समझें कि हम सबको फोर्स कर रहे हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, देखें वो उनका अपना एक हिसाब किताब है, आप अपने हिसाब से करो। मगर जो लोग हमसे लेक्चर्स लेंगे उनसे गुजारिश होगी कि अगर पॉसिबल हो आपके लिए, ठीक है सैटरडे ऑन है तो आप ठीक है फिर तो रिकॉर्डेड लेना पड़ेगा, या आप कहीं पाकिस्तान से बाहर, जैसे लास्ट टाइम आज़रबाईजान से एक बंदा हमारे साथ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाई भी हो गया, ठीक है। तो आज़रबाईजान से क्लासेस ले रहा था बंदा, तो अब जाहिर है उसके लिए पॉसिबल नहीं था आज़रबाईजान से कि वो पाकिस्तान के टाइमिंग के साथ सिंक करे ना, तो फिर आप रिकॉर्डेड पे जाओगे। मगर कोशिश करिएगा अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो लाइव में आने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट क्लास सैटरडे को होगी। कोई मेरा नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लास का लिंक आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली लिंक जो है वो थोड़ा चेंज होगा, ये लिंक नहीं होगा, ठीक है। और डेमोज बिल्कुल अलाउ हैं, आप सुकून से लें डेमो। एक और सवाल को मैं एड्रेस कर देता हूँ। देखें जी, को कह रहे हैं BFD की नॉलेज है, SPM की नॉलेज है, C5 5 से एटेक्स की नॉलेज है। तो उनका ये कहना है कि जी नॉलेज बेस तो कवर हो गई, फिर सिर्फ अप्रोच पे ही काम करना रह जाएगा ना, यही करेक्ट कर दें अगर ऐसा ही है तो। वो ये कह रहे हैं कि नॉलेज हम वहां से उठा लें और सिर्फ अप्रोच जो है वो यहाँ से फॉलो करें। क्या ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा? प्रैक्टिस और अप्रोच, मतलब ये सवाल है इनका। जी नहीं, थोड़ा सा फुरकान इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि नॉलेज होती है हमें पता होता है पोर्टर 5 फोर्सेस वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन उसकी रियल एप्लीकेशन जो है ना, उसकी रियल एप्लीकेशंस जो है ना, वो इस MS2 की एक स्किल है, एक कोर स्किल है, जो है वो आपको अगर BM पूरा आता है, BFD भी आता है माशाल्लाह से, टैक्स के भी आप माशाल्लाह चैंपियन हो, लेकिन वो किस तरह से वो सवाल में डाल के वो टैक्स को पूछ रहा है, मिजाज क्या है उसका। और सबसे बड़ा खतरा इसमें इस पेपर में ये है कि अक्सर जो है ना जहन में एक मिथ बना हुआ है कि यार एक आध तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, SCW से वहां से छाप लेंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इस पे बिल्कुल भी बुनियाद, बिल्कुल भी कोई बेस ना करे। मेरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि ऐसी बेस ना बनाए कि जो है वो कोई एक सवाल लग जाएगा हम वहां से उठा के छाप लेंगे। नहीं, ICAP अब मेरा नहीं ख्याल है कि वो सवाल कोई उठा के उसने देना है। एक आध पार्ट शायद हो सकता है वो कॉपी कर ले, बट ये बहुत खतरनाक है। अच्छा छोटी सी बात, ये इसलिए भी खतरनाक है, छोटी सी मैं बात बता दूं, ये मिथ जो इन्होंने भाई सफान आपकी बात में थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूं 1 मिनट के अंदर, ये सिर्फ खतरनाक नहीं, बात होगा फेलियर की वजह बन जाती है। इसकी मैं वजह बता दूं भाई, उसने फॉर एग्जांपल डिट्टो वहां से सवाल उठा भी लिया तो वहां पे एटलीस्ट कंपनी का नाम तो डिफरेंट होगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, और जब कंपनी का नाम डिफरेंट होगा, वो गलती से छाप दिया या कोई और भी बहुत सारी चीजें रेलेवेंट होंगी, तो आपके पास क्या रिव्यू का टाइम है पेपर में? क्या आप उसको आंसर को लिखो भी, उसको रिव्यू भी करो? इस पेपर में तो सांस लेने का टाइम नहीं है, रिव्यू का टाइम कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, थैंक यू। कोई और सवाल पूछें जी प्लीज। थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस दूंगी जी, फिजिकल हमारे यहाँ ऑफर नहीं होता क्योंकि फिजिकल अब बच्चे आ भी नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली लोग ऑनलाइन नहीं आ पा रहे, फिजिकल तो ऐसी बहुत हो जाएगा। और कोई चीज़, कोई सवाल हो, मेरा नंबर नोट कर लें जी, पर्सनली मुझे आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई सर फुरकान से रिलेटेड होगा तो भी आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको सर फुरकान से कनेक्ट करा दूंगा। इंशाल्लाह हमारी पहली क्लास सैटरडे होगी, टाइम हम कंफर्म कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और उम्मीद है यार ये सेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कोशिश यही है हमारी कि मैक्सिमम जो है वो एक रेलेवेंट अप्रोच करें। और हमें एक्सपीरियंस भी हो गया ना, मतलब 2 अटेम्प्ट पहले हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। और ICAP की बुक हमारे पास से नहीं मिलेगी, वो आपको बुक शॉप से लेनी पड़ेगी। हमारी बुक इंशाल्लाह हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह जो भी है, हालांकि पेपर महंगा हो गया है काफ़ी, मेरा पब्लिशर जो है कह रहा है कि जी ये वो, पर खैर हम इंशाल्लाह वो बर्डन हम ले लेंगे, फी में बिल्ट इन करके, मतलब बिल्ट इन नहीं, वो उसको एज अ गुड गेस्टर आपके लिए समझो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। डिलीवरी चार्जेस खाली आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप डिलीवर कराएंगे किताब, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच। और कोई स्पेसिफिक सवाल है तो वो फिर आप देख लीजिएगा, बुक से रिलेटेड वीडियो भी आई हुई है तो आप वीडियो भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि ये कि आपकी और भी क्वेरी जो है वो एड्रेस हो जाए, ठीक है। जोशु ऑल द बेस्ट। और यार मैं यही चाहूंगा यार आप में से भी ना, मैं चाहूंगा कि यार मेजॉरिटी लोग क्वालिफाई हो, ताकि हमें मैसेज ये ना आए कि सिर्फ के पास हो गया, हमें ये मैसेज आए कि जी हम क्वालिफाई भी हो गए, तो उसकी एक अपनी फीलिंग होती है, उसकी अपनी हैप्पीनेस होती है, उसका अपना एक मजा होता है। थैंक यू सर फुरकान, और जिसे कहते हैं ना कि गाइडिंग अवर स्टूडेंट। थैंक यू सफान, थैंक यू तला, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। कोई क्वेरी होती है, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बारिश की वजह से लाइव नहीं ले सके या किसी वजह से नहीं ले सके ये सेशन, तो काइंडली यार ये आप देख लें। और यार प्लीज अगर ये आपको इसमें कोई काम की बात नजर आए ना, तो यार एक अच्छी बात भी होती है, आप शेयर भी कर सकते हैं और लोगों से, ठीक है। काइंडली यार ये अगर हो सके तो आप और लोगों से शेयर भी करें, क्योंकि MS2 में कुछ स्टूडेंट परेशान है, क्वालिफिकेशन उनकी नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है हमारे सेशन से कुछ उनको जो है वो एक रास्ता मिल जाए कि जी, या रीजन में चल जाए कि क्यों जो है वो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर पा रहे। तो अगर हो सके तो जो लोग MS2 दे रहे हैं या अनफॉर्चुनेटली MS2 में नहीं पास हो पा रहे, तो आप उनको काइंडली ये शेयर भी कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जो है वो उनको फायदा हो सकता है और आपको भी हो सकता है, ठीक है। चलें, नींद तक रखते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा।
और इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात रहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।